नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव के प्रचार के लिए। मतलब आज शाम को लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, रैलियां बंद हो जाएंगी और फिर परसों 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। तो आज प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको 3 दावे दिखाएंगे। क्या दावे किए जा रहे हैं खास तौर पर आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, और प्रशांत किशोर ने क्या आखिरी अपील की है वो भी आप देखें, और वो सबसे दिलचस्प है, वो आपको हम दिखाएंगे। और आज कुछ, चूंकि आज के बाद हम आपको सर्वे भी नहीं दिखा पाएंगे, तो कुछ जो चुनावी सर्वे अंतिम घड़ी में आए उनकी भी हम लोग बात करेंगे। खास तौर पर बिहार का युवा या बिहार की महिलाएं, ये किसके पक्ष में खड़ी हैं, क्योंकि अब बहुत सारे पोलस्टर्स का ये कहना है कि बहुत कुछ मुद्दों के अलावा, प्रचार के अलावा निर्भर इस बात पर करेगा कि वोटर टर्नआउट कैसा होता है, कितना वोट पड़ता है। अगर पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा और उसमें किसकी संख्या ज्यादा हो, महिलाओं की या युवाओं की, तो वो किसको कितना प्रभावित करेगा, तो इसकी बात भी करेंगे। तो एक एक करके पहले शुरुआत में मैं आपको दावे दिखा देता हूं तीनों के, और फिर उसके बाद कुछ जो ताजा आंकड़े और सर्वे आए उनकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव का दावा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए महिला वोटरों को लुभाने में अब एक बार फिर एक नई बात कही है, और ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी एनडीए की और नीतीश कुमार की मानी जा रही है, जिसको तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अब अपनी सरकार बनने की तारीख भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 नवंबर को नतीजा और 18 नवंबर को तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर प्रदेश के हर महिला के खाते में माई बहन योजना का पूरे 1 साल का रुपया, यानी 30,000 रुपए महीना, 2,500 रुपया, वो पूरा एक मुश्त 1 साल का 30,000 रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। अच्छा, वैसे ये महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाली स्कीम तो बहुत से राज्यों में चल रही है, लेकिन एक साथ 1 साल का पैसे डालना, ये किसी राज्य ने, किसी सरकार ने कभी वादा नहीं किया, ना कभी ये काम किया। तेजस्वी यादव वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 10,000 रुपया जो एनडीए ने डाला है महिलाओं के खाते में, वो काम कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कहने दीजिए तेजस्वी को जो कुछ भी वो कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि गिनती के दिन, मतलब 14 तारीख को दोपहर 1 बजते बजते महागठबंधन का, तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो तेजस्वी केवल तिथि बता रहे हैं, वो तो टाइम भी बता रहे हैं कि 1 बजे तक सब खत्म, चुनाव फिनिश। और उन्होंने उस प्रचार का भी जवाब दिया जो तेजस्वी कर रहे हैं कि इस सरकार ने अभी तो दे दिया 10,000 रुपया, लेकिन चुनाव जीतेंगे तो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। ये हम तो आपको कह रहे हैं हर महीना देंगे, ये तो एक बार देंगे बस। तो उन्होंने कहा कोई भी आ जाए, अमित शाह बोले कि कोई भी आ जाए और महागठबंधन वालों की 3 पीढ़ियां भी अगर लग जाएं, तो भी महिलाओं के खाते में जो पैसा डल रहा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे।
10,000 की काट 30,000, 30,000 की काट 2 लाख। लेकिन सबसे शानदार अपील या मजेदार अपील की प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर से सवाल हुआ, साहब अंतिम तो थोड़ी देर में तो प्रचार बंद हो जाएगा, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि देखें, आपको मेरा उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जनसुराज का कैंडिडेट आपको अगर नहीं अच्छा लगता है मत दो वोट उसको, लेकिन कम से कम किसी बेईमान और भ्रष्टाचारी को मत दे देना अपना वोट। तो मैं आज देख रहा था बहुत सारे वो समर्थक जो महागठबंधन के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं खुलकर बोलिए ना प्रशांत किशोर जी, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? ऐसा कौन प्रचार करता है कि नहीं देना तो मेरे उम्मीदवार को ही वोट मत दो और करप्ट आदमी को वोट मत देना? तो सीधे सीधे किसके लिए वोट मांग रहे हैं, सुनिए। जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान ही करेगा। इस बात को याद रखिए। वो चाहे आपके दल का हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, जो नेता गलत है वो गलत है। मैं केवल जोड़ देता हूं इसमें, बाकी मैं नहीं कह रहा वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से जब सवाल हुआ था कि तेजस्वी और नीतीश में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, उन्होंने कहा बिना किसी सोच विचार के नीतीश कुमार को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार करप्ट नहीं है और परिवारवादी सोच का आदमी नहीं है। और ये दोनों बुराइयां दूसरी तरफ यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव में दिखाई देती हैं। तो पहले अभी आपने कहा क्या गलत कह रहे हैं ये? हाँ, देखिए, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो आदर्श वाक्य है, और राजनीति में तो यही होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो हत्या है, हत्या की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अपराधी है, उसको तो वोट में ही नहीं मिलना चाहिए, वो चुन करके नहीं जाना चाहिए। हमको पता है कि आज आप एक दूसरा भी जरूर करना चाहेंगे जो शशि थरूर ने लिखा है, उस पर जरूर आप आएंगे, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। हम तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस देश में प्रधानमंत्री का बेटा कहे कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा, और जो मंत्री का बेटा मंत्री और संतरी का बेटा हमेशा जीवन भर संतरी रहे, वोटर का बेटा हमेशा वोटर बना रहे। ऐसा भी लोकतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। वाले कह रहे हैं खुलकर बोलिए प्रशांत जी कि मुझे नहीं देना तो मेरे बाद फिर देना तो नीतीश को देना। देखिए, वो उनको ये महसूस हो रहा है अंतिम में कि वो चुनाव में कहीं नहीं है, और चुनाव में जब कहीं नहीं है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो। वो नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन, हम उसे लठबंधन नहीं कह रहे हैं, हम नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि महागठबंधन की संस्कृति जो है वो बिहार में फिर से सत्ता में आ जाए। इसलिए प्रशांत किशोर, उनको लग रहा है कि हाँ, हम वही वोट यदि काट रहे हैं कहीं पर जिसका है, क्योंकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसे मैं जानता हूं, वहां पर प्रशांत किशोर एनडीए को बहुत जोर से डेंट मार रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट ठीक है सर। अब मैंने कहा था हम आपको कुछ आज आखिरी दौर है क्योंकि सर्वे दिखाने का, तो कुछ लेटेस्ट जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और मैं भी एक व्यक्ति, एक जर्नलिस्ट हैं अजीत द्विवेदी, हमारे सबके बीच में प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, शाम के प्रोग्राम में अक्सर आते हैं। वो बिहार गए थे, अभी कुछ दिन वहां रह करके लौटे। उन्होंने जो अपने एनालिसिस में बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नई बातें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं सुनता हुआ आ रहा था उनको। लेकिन पहले एक सर्वे देख लीजिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज का। तो यह सर्वे कह रहा है एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108, मतलब करीब 20 सीट का अंतर, 20-25 सीट का अंतर ये भी दोनों में बता रहा है, और बता रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। लेकिन 100 पार महागठबंधन जाता हुआ इनको दिखाई देता है। अब मैं जिनकी बात आपसे कर रहा था उनका कहना तो यह था कि इस बार अगर बिहार में आपको एनडीए के 160 से ज्यादा सीटें आनी भी आ जाएं 14 तारीख, तो हैरान मत होइएगा। इस वक्त उनका आकलन था वरिष्ठ पत्रकार का कि महिलाओं का वोट एक मुश्त नीतीश कुमार के साथ जा रहा है, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस एंड कम्युनल लाइंस, कम्युनिटी लाइंस। उनका तो दावा था कि मुस्लिम महिलाएं भी ये कहती मिली कि हम नीतीश को वोट करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात उनका कहना था कि 60% से अगर वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो गया, बिहार में 60 के आसपास ही रहता है या नीचे रहता है। इस बार एसआईआर की वजह से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी काफी हद तक हुआ है, तो डेड वोटर्स और बाकी जो डुप्लीकेट वोटर्स थे वो उसमें हट गए हैं। तो पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को और मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत नीतीश कुमार और एनडीए को मिल सकता है
और एनडीए का स्ट्राइक, एनडीए में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का हो सकता है। उनका दावा था 2010 के आसपास स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का इस चुनाव में हो सकता है। और उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात जो कह रहे हैं, मैंने लोगों को कहते हुए सुनी, जो कि मुस्लिम और यादव परिवारों में भी चल रही है, वो ये कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार से प्रेम है, ये उन वोटरों की बात करें जो उनके परंपरागत वोटर नहीं है और अब मुसलमान भी नहीं उनको वोट करता है। उनका कहना है कि खासकर मुस्लिम इलाकों में यह बात चल रही है कि प्रशांत किशोर को वोट देकर के कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की लॉटरी लग जाए और बीजेपी के ज्यादा नंबर आ जाएं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। नीतीश इसलिए जरूरी है कि एक थर्ड फोर्स जिंदा रहनी चाहिए। तो इसलिए ये इलेक्शन पूरी तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है और एक तरफा इलेक्शन उनकी नजर में ये था एनडीए के लिए। और मैंने जो आपको चाणक्य का सर्वे बताया, वो 128 से 134 सीटें दे रहा है एनडीए को। त्रिपाठी जी, देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, इसमें अब मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। लेकिन स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा जेडीयू का होगा, ये मैं नहीं मानता हूं। इस बार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, नंबर 2 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी, नंबर 3 पार्टी जेडीयू होगी। और कितना नंबर एग्जैक्ट आएगा वो तो जनता तय करेगी। उनका मन हो जाए तो भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन 80, 70, 60 ये नंबर होने जा रहा है जो मुझे अब चुनाव दिख रहा है। एक बात से मैं बिल्कुल घनघोर तरीके से असहमत हूं कि क्या कहते हैं उसको, कि एक क्रॉस कम्युनिटी, उसमें आपने मुसलमान भी बोल दिया। किसी कीमत पर यह नहीं होने जा रहा है। मुस्लिम वोट जेडीयू को बहुत मिल जाएगा, महिला उनके घर की निकल के अलग से वोट दे, कुछ हो सकता है, कुछ महिलाएं निकले, उनको लगे कि भाई नीतीश जी अच्छा कर रहे। नीतीश जी ने अच्छा काम तो सबके लिए किया है और सचमुच मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया है और वो तो दिखता है। आप पटना चले जाइए, इतनी ऊंची ऊंची अरबी फारसी वाली इमारतें हैं वहां। कौन सा संस्थान है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे कुछ। उसके बगल में जो आपको सबसे ऊंची इमारतें दिखेंगी वही दिखती है। लेकिन क्या मुसलमानों ने उनको वोट दिया था क्या पिछली बार? नहीं दिया। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार को जो वोट मिलने वाला है वो फॉरवर्ड क्लास प्लस गैर यादव ओबीसी प्लस ईबीसी, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और सिर्फ नीतीश को नहीं मिलेगा, पूरे गठजोड़ को मिलने वाला है। नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं है, इससे शानदार कुछ हो नहीं सकता कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाला आदमी उसके पक्ष में बोलते हुए दिखे। तो निश्चित तौर पर नंबर एनडीए के पक्ष में बहुत शानदार जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू हो जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। आपको नहीं लगता? 2010 नहीं, 160 के पार जा सकती है एनडीए की टैली? जा सकती है, जा सकती ठीक है, ऐसा क्योंकि वो चर्चा में मैं सुन रहा था। दूसरा एक और बात जो उन्होंने लाइन जोड़ देना चाहता हूं, 2010 से लेकर के 2020 के बीच में यदि आप देखेंगे तो पहली बार 7 मुसलमान जीते थे, दूसरी बार 5 मुसलमान जीते थे, तीसरी बार शून्य मुसलमान जीते थे, 11 सीटें दिया था, शून्य जीते थे। यानी कि मुसलमान ने धीरे धीरे जेडीयू को वोट देना बंद कर दिया है। ठीक है, उनका कहना था, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की वो बात कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं में 25% तक नीतीश कुमार के लिए दिखा कि भाई इनको नीतीश ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वोट कितना मिलेगा नहीं कह सकते, जो बात आप कह रहे हो सकता है वो ठीक हो। नीतीश कुमार के हवाले से एक और बात जो ग्राउंड पर जाने के बाद लोग बता रहे हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई, नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी अगर जीत भी गए तो। यह बात ग्राउंड पर नहीं हो रही है। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिल गया, ऐसा मानने वाले लोग या ये चर्चा करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो नीतीश को वोट दे रहा है या जो एनडीए को वोट दे रहा है वो ये मान के दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और ये एनडीए के बेनिफिट में बात जा रही है। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन वहां उसके वोटर को नहीं है कि वोट का मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना। तो ये अगर ये मैसेज चला गया, उसमें कुछ लोगों का कहना था, खास तौर पर जो हाल के दिनों में बाय रोड कैंपेन नीतीश कुमार ने किया है, उससे तो ये बिल्कुल बात लोगों के मन से चली गई कि नीतीश कुमार किसी तरीके से अक्षम है। यदि ये लोगों के मन में चला गया, ये तो खास बात है कि जो अभी 2 दिन खासतौर से उन्होंने चुनाव प्रचार रोड शो के तौर पे किया अलग अलग जगह बाई रोड जाकर, और उस दौरान तेजस्वी जी नहीं गए, उसका भी एक फ़र्क पड़ा कि तेजस्वी जी नहीं थे बाई रोड जाने में और नीतीश कुमार जी थे। तो जो बीमारी का, कमजोरी का, सेहत का जो मसला था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अभी जो बिहार में, मैं तो नहीं गया, लेकिन बिहार के जो मित्र लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये समझ में आया है कि भाई जेडीयू का वोटर
अभी अहेड है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन जेडीयू का वोटर चिराग पासवान की पार्टी को वोट देगा, 70% लोग कहते हैं नहीं। बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा, ये भी अभी तय नहीं है। जेडीयू का वोटर, जेडीयू का वोटर, बाकी वोट तो जो देगा देगा, क्योंकि जेडीयू को वोटर को लगा कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी को हटाना चाहते हैं, और बीजेपी को भी ये बात समझ में आई, इसलिए उसने थोड़ा सा बैकफुट पर आकर नीतीश जी के साथ खड़े दिखाई देने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये अब भी भरोसा रहेगा वोटर को, इससे तय होगा कि जेडीयू का कितना वोट बीजेपी को मिलता है। बीजेपी का वोट तो जेडीयू को मिलना ही है, क्योंकि उनको सरकार बनानी है तो जेडीयू को वोट देना ही है। ठीक है। चिराग पासवान के लिए जेडीयू का वोटर कह रहा नहीं, 70%, 80%, 60%। ये आमतौर पर बहुत से लोग बताने लगे हैं कि चिराग पासवान की परफॉर्मेंस अच्छी शायद अच्छे नहीं होगा। तो कुछ मित्रों ने कहा कि इस चुनाव की कमजोर कड़ी चिराग पासवान और कांग्रेस है। जी, ठीक है। महागठबंधन पे भी आते हैं। हाँ, नहीं मतलब दोनों के लिए, तो इसलिए बीजेपी को ये जरूरी है कि वो जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे, और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे। इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो बहुत बदलाव हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और इसलिए हमने कई बार बात की कि बीजेपी ने क्यों अंत तक आते आते कहना शुरू कर दिया कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के टियर 2 नेताओं ने तो खुलकर इस बात को कहना शुरू कर दिया। अब एक दूसरा सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि महिला वोट और महिलाओं के खाते में जाने वाला 10,000 रुपया, इसको इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के बाद माना जा रहा है कि 10,000 रुपया साहब लोगों के खाते में पैसा आ गया। तो ये एस इंडिया एक एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया है, और इसमें इन्होंने यूथ और महिला वोटर, युवा और महिला वोटर की प्रेफरेंस जो है वो बताई है। इससे कुछ चीजों का हमको और अंदाजा मिलेगा, तो इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यूथ वोट की। अगर हम लोग बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक नौजवानों के वोट में महागठबंधन को क्लियर 7% की लीड है। 7% नौजवान ज्यादा वोट या ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं महागठबंधन की ओर। एनडीए को 34% युवा वोट मिल सकता है, तो महागठबंधन को 41%, 41%। जन स्वराज के लिए एक अपील जरूर है 18% सेक्शन में नौजवानों के, और अगर इसको बाय कास्ट अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो नौजवान है वो 50% तक एनडीए के साथ है, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये एनडीए के लिए पसंद नौजवान की 34% है। महागठबंधन में 65% मुसलमान नौजवान खुलकर उनके साथ है, और ओबीसीज में जिसमें यादव शामिल हैं 45% महागठबंधन के साथ नौजवान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एससी वर्ग जो है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, वो नौजवानों का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जन सुराज के लिए कुछ अपील जो है वो दिखाई दे रही है मोटे तौर पर। अब आ जाइए महिला वोट पर। महिला वोट में एनडीए को, नीतीश कुमार और बीजेपी को सीधे 6% की लीड है। 44% महिलाएं एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं, महागठबंधन के पक्ष में 38% महिलाएं जाती हुई दिख रही हैं। 8% महिलाओं का कहना है जन स्वराज बेहतर विकल्प होगा, जिसको सर्वे मिनिमल इंपैक्ट मान रहा है, मतलब बहुत कम इंपैक्ट इसका मान रहा है। इसमें एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो जो 18 से 30 वर्ष की लड़कियां हैं वो 48% तक एनडीए के साथ है। 14% ज्यादा जो युवा महिलाएं हैं, युवा लड़कियां जो हैं, वो एनडीए को वोट देना चाहती हैं, और महागठबंधन को मात्र 34%, 48% एनडीए को। तो ये इनका निष्कर्ष यही है, जब हमने कल भी इसकी बात की थी, सारा ही ग्रुप इनका महिलाओं का साथ, महिला, उनका कहना था महिला टर्नआउट अगर ज्यादा हो गया तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एनडीए को, और अगर नौजवान ज्यादा घरों के बाहर निकलते हैं तो उसका फायदा या उसका कुछ एज जो है वो महागठबंधन को जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें फिर मैं अजीत, जो भी बिहार से लौटे अजीत द्विवेदी, उनका एक ऑब्जर्वेशन था, वो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है किसी को। उनका कहना यह था कि अपर कास्ट महिलाओं और बैकवर्ड कम्युनिटीज की महिलाओं में एक अंतर है कि बैकवर्ड कम्युनिटी की महिला ज्यादा स्वतंत्र दिखाई दे रही है वोट देने के लिए, उसका हाउस होल्ड में ज्यादा से है, और वो इंडिपेंडेंट वोट ज्यादा कर सकती है बनिस्बत की फॉरवर्ड घरों की महिलाएं। बिल्कुल, अगर आप 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो जब महिलाओं का जो वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ था, 4% जो महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था पुरुषों की तुलना में, और जब उसका बाइफिकेशन आया था महिला वोटों का, तो यही आया था कि भाई जो ओबीसी महिलाएं, जो पिछड़ी कम्युनिटी की जो महिलाएं, उन्होंने ज़्यादा वोटिंग एनडीए के पक्ष में उस समय की थी। और मुझे लग रहा है कि इस समय जो बताया जा रहा है कि भाई 46% और 36% और 43%, 6% का फर्क है महिलाओं के वोटर्स में, एनडीए को ज़्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से युवाओं को और महिलाओं को लगातार बोल रहे हैं, और युवाओं के बारे में उन्होंने जिस तरीके से खासतौर से कहा था कि भाई बुजुर्ग लोग युवाओं को बताएं कि उन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा होगा 20 साल पहले का,
क्योंकि अब वो जो वोटर है उसने भरोसा में नीतीश का शासन देखा है, तो उसे बताया कि भाई वो दौर कितना बुरा दौर था। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि जो युवा वर्ग है वो प्रशांत किशोर के रोजगार और जो पलायन के मुद्दा उठा रहा है, तेजस्वी यादव का युवा के अंदर क्रेज है, और 20 साल का युवा जो वोटर बन चुका है या 24 साल का जो है उसने लगातार नीतीश कुमार का शासन देखा है, तो उसे जो भी शिकायत होगी उसे नीतीश कुमार से होगी। चूंकि उसने बिहार में लालू का शासन नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है कि उस वोटर को ध्यान दिलाने के लिए कि भाई पहले का शासन कैसा था, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान मुझे लगता है उसी दृष्टिकोण से था। और देखिए, महिलाओं का वोटर्स तो हमेशा से एनडीए के साथ रहा है, क्योंकि जब महिला उस समय लालू के शासन में जब महिलाओं ने देखा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, घरों से उठा के ले आया जाता था, सड़कों पे छेड़खानी होती थी लेकिन कोई पुलिस बोलने वाली नहीं थी, यादव की जो दबंगी थी महिलाओं के प्रति वो पूरा बिहार में महिला ने भुक्तभोगी है इसका। तो मुझे लग रहा है इसका एक असर है कि उसके बाद से नीतीश के शासन में जो रहा है, तो इस बार महिलाओं का वोट तो एनडीए को ज्यादा पड़ेगा। आप ये बताएं, आप चारों मेहमानों में आप मानते आए हैं कि जनस्वराज या प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे और सीट भी निकाल करके लाएंगे। तो एक तो उन्होंने जो अभी अपील की, मेरा कैंडिडेट ना पसंद हो तो मत दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को मत देना, क्या ये बता रहा है कि रेस से बाहर हो गए हो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये एक बहुत स्वीकारोक्ति है कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे कैंडिडेट को आपको वोट नहीं देना, तो कम से कम वो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीता जाए वो ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, अच्छे उम्मीदवार को आप चुन के दो, वो चाहते कि अच्छे आए। अब मोटी चर्बी के होते तो वो भी आनंद सिंह के लिए प्रचार कर लेते। उप मुख्यमंत्री गए ना सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह गए कि मैंने कमान संभाल ली है। तो अब ऐसे अगर नेता राजनीति में रहेंगे तो उसके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाई मेरा पसंद नहीं है, तो आप किसी अच्छे उम्मीदवार को दो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक स्वीकारोक्ति है उनकी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मेरा आदमी कितना भी भ्रष्ट हो आप उसको ही वोट देना। अच्छे आदमी के लिए कहना एक बड़ा दिल लगता है, और मुझे लग रहा है कम से कम 10% वोट प्रशांत किशोर इस चुनाव में लेकर जाएंगे। अभी भी 10% पे हैं। हाँ बिल्कुल, 10% वोट प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि प्रशांत किशोर कहें, और प्रशांत किशोर के प्रचार करने वाला कौन था? दुलारचंद यादव ही तो था। ये कैसे हम भूल जाते हैं कि वो उसी पार्टी के साथ खड़ा था और उस पार्टी में उसको एक्सेप्टेबिलिटी थी, तभी तो वो उनकी पार्टी का नहीं था, वो आरजेडी का नहीं, आरजेडी का नहीं था, उनके साथ खड़ा था, प्रचार कर रहा था, जा रहा था, उनके काफिले का हिस्सा था। मना कर देते, यहाँ तो टिकट दे दिया। मैं कह रहा हूं ये मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर अब परिवारवाद और जिसे हम कहते हैं परिवार वंशवाद और अपराध, ये सब चीजें अब ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रशांत किशोर है पिक्चर में बाकी चुनाव में या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर पिक्चर में है। वो 5-6% वोट लाएंगे और मुझे लगता है वो एनडीए को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं बनिस्बत की आरजेडी को। अच्छा ठीक है, एक बात जो बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू के पक्ष में, इवन आरजेडी के पक्ष में थोड़ी जाती भी दिखाई दे रही है, वो है जो टिकट बंटवारा हुआ है। बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार जीते, वो उसको ज्यादा टिकट काटने थे, उसने काटे कम। जेडीयू के कम उम्मीदवार जीते थे, वो ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे सकती थी, उसने दिए, उसका लाभ उसको मिल रहा है। और यही बात आरजेडी के ऊपर भी लागू हो रही है। तो यहां कुछ लोकल लेवल एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये बीजेपी को कुछ नुकसान करेगी? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए ये तो सबसे जिसको कहें कि प्रमाणित है कि विधानसभा के चुनाव में जो विधायक होता है, नाराजगी सबसे ज्यादा उसी को होती है। यहां तक कि सांसद वाले मसले में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है, लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसकी उस्ताद रही है, मास्टर रही है, लेकिन बिहार का जिस तरह का इक्वेशन है उसमें वो थोड़ी फंसी भी दिख रही है। और कई जगह इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी चयन है उसमें 10-12 सीटों पर जो उनको काटना चाहिए था टिकट, वो नहीं काट पाए। और उसके पीछे वही दबाव है, राजनीति वाला, सामाजिक समीकरण वाला, जो वर्ग ताकतवर है वो जिस तरह से दबाव बनाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन ओवरऑल जो लोग कह रहे हैं, जो देखते हैं, जो बिहार को समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं टिकटों का वितरण ठीक ठाक है, थोड़ा टिकट और काटते, नए लोगों को लाते तो शायद उसका लाभ होता, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा वो अभी तक बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी बिहार, मुझे ऐसा लगता है। जेडीयू नहीं बनेगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। विजय जी, देखिए, एक तो मैं जो पिछला सर्वे आपने दिखाया उसमें एक चीज थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो 18% यूथ का जो वोट है जनस्वराज को मिल रहा है जी, उसको भी नजर में रखना चाहिए कि वो डिसरप्टर हो सकता है। मतलब वो टोटल यदि महागठबंधन को या एनडीए को किसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यदि वो 18% यूथ वोट जनस्वराज के साथ, उस सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है जनस्वराज की चुनाव में, डे 1 से मैं समझता हूँ। और अब तो खुद भी मान लिया क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी ने। पहले उन्होंने कहा कि मेरे एमएलए आएंगे तो वो चले जाएंगे कहीं, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब कह रहे छोड़िए, आएंगे फिर वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, इससे बढ़िया मत दो आप वोट।
ईमानदार, तो उन्होंने कहा इस झंझट में ही मत पड़िए, आप क्यों सिर दर्द रखते मैं हैं। नौजवान वोट जो उनको पसंद कर रहा है उसका आपको ब्रेकअप ही दे सकता हूं। 18% वोट ये है ना। एससी वोट का 28% है और जनरल वोट का 22%। 22% है, तो वो डिसरप्टर भी हो सकता है कि वो किसको डिसरप्ट करेगा, मतलब SC/ST है तो वो एनडीए का नुकसान करेगा या महागठबंधन का करेगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी कौन बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन JDU एक बड़े जंप के साथ आएगी, मतलब जो इतना नुकसान उसका हुआ था उससे वो बेहतर प्रदर्शन, किसी भी पार्टी से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। यदि आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है JDU का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि अब वो 40 पर है तो वो 100% करेंगे तब भी 80 पर पहुंचते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट सरकार बनने में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव रखने की स्थिति में जनसुराज होगी या नहीं? नहीं, चुनाव में ही नहीं है। ये आप डिस्ट्रप्टर तो कह ही रहे हैं ना। नहीं, डिसरप्टर वो 18% वोट मैं तो इसलिए जो दिखता है मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन चुनाव बनने में कोई उनकी भूमिका नहीं होगी। और जिस तरह से प्रशांत जी बार बार बीजेपी के दबाव में पीछे हटते जा रहे हैं, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि ये चुनाव में वो कोई भूमिका नहीं रखना चाहते। बीजेपी का कहाँ दबाव है सर? नहीं, जिसकी वजह से खड़े हो उसी की वजह से बैकआउट कर रहे हैं ना। अरे चलिए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो, किशोर अगर बढ़ेंगे तो बीजेपी का ही करेंगे। बहुत से लोगों को सर्वे पर यकीन नहीं होता और हमने तो 10-20 सर्वे तो डिस्कस किया ही पिछले महीने 2 महीने के अंदर। मेरे सर्वे से ज्यादा बहुत से लोग यकीन करते हैं सट्टा बाजार पर। कि चुनाव में प्रचार का पहले फेज के वोटिंग से पहले अंतिम दिन है। आज शाम को प्रचार बंद और परसों वोट पड़ने जा रहा है। और लालू यादव कल वोट प्रचार के लिए निकले थे, पहली बार इस चुनाव में कहीं वो खुलकर निकले, लेकिन पटना सिटी में ही उन्होंने अपना एक प्रचार किया और वो एक वैन के अंदर भी वो बैठे रहे। उन्होंने बाहर भी नहीं वो आए, बहुत ज़्यादा कोई बोले भी नहीं हैं, बट उन्होंने कुछ बयान दिए अंदर से ही, माइक पर ही। वो इसकी हम लोग ज़रा एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि लालू यादव बाय एंड लार्ज इस चुनाव के बाहर रहे। कितना उनको अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी में बनाने में, टिकट बंटवारे में, सीटों के डिवीजन में सहयोगियों के साथ कितना रोल रहा, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन फेस सिर्फ तेजस्वी थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कल ये कहा, क्या वजह है भाई पिताजी की फोटो भी नहीं लगा रहे हो बैनर के ऊपर, बैनर पोस्टर के ऊपर। तेज प्रताप यादव ये सवाल उठाते हैं, चलो हमारा तो दल अलग हो गया, लेकिन ये तो लालू जी का दल है, तो लालू जी की पार्टी में ही क्यों फोटो नहीं है तेजस्वी के साथ लालू जी की? कोई जाकर के उनसे पूछे। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। लालू यादव का एक बयान कल का अगर हमारे पास है छोटा सा, तो जी हाँ, तो सुना दीजिए। लालू यादव कल प्रचार में निकले तो क्या बोले? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी क्या गठबंधन, कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। लालू जी के हाव भाव में, उनके बोलने में अब वो ताकत भी नहीं है जो पहले जिस कमांड में वो कभी थे तो वो रहती थी। लेकिन फिर भी लालू यादव अपने आप में एक फैक्टर तो है ही। ये त्रिपाठी जी से पूछ लें, लालू जी का चुनाव में बिल्कुल बाहर रहना, इस चुनाव में कुछ इसका कुछ मतलब है? अब चुनाव का तो मतलब 14 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन देश के लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपके पास पैसा हो, एक राजनीतिक दल हो, एक समूह हो जो आपके पीछे खड़ा हो जाए तो आप दोषी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही लालू जी की तरह मौज से रह सकते हैं। और हो सकता है कोई ये भी कह दे कि लालू जी को तो फंसा दिया है। मतलब आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ ना कि नए आ गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो सब कहते हैं कि मनुवादियों ने फंसा दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा को भी मनुवादियों ने फंसा दिया। मतलब बताते नहीं, पूरी बात भी नहीं बताते। हाँ, गुस्सा होंगे तो कहेंगे कि आप लालू यादव का नाम ले रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा का नहीं ले रहे। हाँ। दोनों उसी आरोप में हैं, दोनों वही दोष है, दोनों उसी तरह से। खैर, मूल बात ये, क्या लालू यादव फैक्टर हैं? लालू यादव निश्चित तौर पर फैक्टर है। और मैं ये मानता हूं कि रणनीतिक तौर पर तेजस्वी ने पोस्टर वोस्टर से नाम हटना अलग बात होती है, जनता को सब समझ में आता है। पोस्टर वगैरह टीवी की डिबेट के लिए होता है। जनता को तो पता है ना कि लालू जी बढ़िया अच्छी वाली बस में, मतलब जिसमें सब तरह की व्यवस्था है, जो आमतौर पर वो जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उसको क्या वैनिटी वैन बोलते हैं, तो उसमें वो घूमते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था लालू जी ने अपने लिए करा ली है। और लालू जी को जो देख रहे होंगे, तो अभी समीर जी ने शायद कहा कि जो लोग बच्चे हैं, नई यूथ नहीं जानता होगा, जानेगा ना भाई, पूछेंगे ना कि कौन नेता है ये, तो उसके घर परिवार वाले बताएंगे। जो एक जनरेशन पहले बिहार को जानता है वो बताएगा, जो 2005 के पहले बिहार गया है 90 से 2005 तक वो बताएगा। और मेरा ये मानना है कि भले देखने में बाइट वाइट के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने ही पुत्र तेजस्वी यादव का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर गए बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था सट्टा बाजार की, मैं आपको बात बताऊंगा। सट्टा बाजार वैसे जितनी बार
किसी का एजेंसी का किया सर्वे सही या गलत होता है, उतना ही उतनी है। बार सट्टा बाजार भी गलत या सही होता है। लेकिन फिर भी लोग क्या मानते हैं कि भाई जहां पैसा लगा हो वो आदमी बड़ी सोच विचार के अपना मन बनाता है। तो सट्टा बाजार में चूंकि सबका पैसा लगा होता है तो इसकी रीडिंग शायद थोड़ी बेहतर होती हो। सर्वे में नहीं लगा होता सर, अब मतलब आम लोगों का नहीं लगा होता ना, सट्टा बाजार में आम लोगों का नहीं, पैसा लगा होता है। सर्वे करवाया जाता है। सर्वे अपने अनुसार रुझान खड़े हम किए तो जाते कराते हैं। नहीं, जो नहीं कराता है सब। मैंने ठीक है। और कई लोग सर्वे को बेचने के लिए भी सर्वे आपको भी करते सट्टा हैं। बाजार पे ज्यादा यकीन है? मतलब मैं सट्टा बाजार को ज्यादा तवज्जो दूंगा सर्वे तो वालों लीजिए को। सुनिए फिर सट्टा बाजार क्या कह रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 128 से 134 सीटें, 128 से 134 सीट एनडीए, जिसमें बीजेपी को 66 से 68 सीट मिल सकती हैं, जेडीयू को 54 से 56 सीटें जा सकती हैं। महागठबंधन को सट्टा बाजार 93 से 99 सीटें दे रहा है और इसमें मतलब इनके हिसाब से तो नीतीश कुमार जो हैं वो आगे चल रहे हैं इस वक्त और सीएम की रेस में, और उनका जो भाव चल रहा है सट्टा बाजार में, क्योंकि ये भी सवाल उस पर भी होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 40 से 45 पैसे का भाव नीतीश कुमार के नाम पर चल रहा है। तो ब्रेकअप इनके प्रेडिक्शन में महागठबंधन का नहीं है। बेस्ट केस में 99 सीटों पर महागठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए के लिए 128 से 134 मतलब बहुमत पार, और 66 से 68 जिसमें बीजेपी है, 54 से 56 जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का वो है। और इसमें भी कोई फलौदी सट्टा बाजार शायद सबसे महागठबंधन का ब्रेकअप राजस्थान नहीं वाला। दिखाया, महागठबंधन का भी जरा ब्रेकअप नहीं आया, उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ, अब सर वो सट्टा बाजार वाले हैं ना, नहीं तो मैं फोन करके कहता कि भाई दाओ क्यों नहीं बताया। नहीं और सर इतने ब्रेक के बाद आप ब्रेकअप भी चाह रहे हैं। हाँ, मोटा मोटा जो अभी हमने जो इससे पहले जो आपको एक सर्वे चाणक्य का दिखाया था, कमोबेश वैसे ही नहीं वही लग रहा है कि वही उसी का रेप्लिका है। बताइए ये सर। फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान का जोधपुर के पास का शहर है, वो सट्टा बाजार के लिए ही जाना जाता है और वो सब तरह के सट्टे लगाते हैं। वो स्पोर्ट्स पे भी लगाते हैं, वो बारिश पर भी लगाते हैं। मानसून के लिए एक्चुअली वो सट्टा चलता था, फिर ये पॉलिटिकल सट्टा हो गया। बारिश कैसी होगी? हाँ, बारिश कैसी होगी, क्योंकि पूरा वो वेस्टर्न राजस्थान और वो सारा इलाका है ना। तो अब वो कह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे सर्वे कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, वैसे ही फलौदी के सट्टा बाजार को भी आप कह सकते हैं कितना सही है कितना गलत है। और एक आइडिया उनको लगता रहता है, ये तो तीनों लोग एक ही तरह से करते हैं, सर्वे वाले, सट्टा वाले और शास्त्री जी। और जिनका सही हो जाता है वो हमेशा बताते हैं कि देखिए हमने ये सही किया था। 90-10 के रेशो में इस बार सर्वे जो है वो एनडीए की जीत बता रहे हैं, इतना तो मानते हैं आप? पिछली बार 95% बता रहे थे, 400 सीटें। ऐसे ही मैं आपको फैक्ट्स के तौर पे बताया। तो इसको क्या आप कहें? सर्वे पे नहीं जाना चाहते भी, किसी भी? मैं सर्वे पे नहीं जाना चाहता। मैंने कहा ना कि मुझे अभी लग रहा है कि स्ट्राइक रेट में जेडीयू सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था वो जो कि कांग्रेस और बाकी जो छोटी पार्टियां उनके बारे में भी बात कर लें। एक्सेप्ट वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से घृणा करते हैं, उनको यदि माइनस कर दिया जाए तो कमोबेश बिहार की जनता में आप कहीं भी जाएं और पूछें तो कहेगा एनडीए को एज है, एनडीए सरकार बना रही है। इतनी बात जरूर है। कितनी सर, ये सीटें सारे लोग तो आएंगी? जनरल इलेक्शन में भी थे। नहीं, बीजेपी से गड़ा करने वालों को छोड़ दिया था, वो तो 400 सीटें थी। कितनी सीटें आएंगी बेस्ट इसके बारे में वो परफॉर्मिंग नहीं स्टेट्स में से था एनडीए के लिए, लेकिन सर बिहार कितनी सीटें आएंगी ये नहीं बताते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 140 आएगा 150 आएगा। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये परसेप्शन प्रेडोमिनेंट परसेप्शन। फलौदी का मुझे एक्यूरेट लग रहा है कि इसी हिसाब से आएगा, मतलब महागठबंधन 100 के अंदर रहेगा। कुछ वो सीटों 99 के सीटें साथ दे रहे हैं। बहुमत में एनडीए निश्चित रूप से महागठबंधन किसी एनडीए स्थिति में 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। बहुमत पर तो अब वो सब लोग मेरे ख्याल से 95 सहमत ही 98 में हैं। रहे, 90 में आप भी रहे। सहमत है ना? नहीं, मैं एनडीए के बहुमत पर सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं बल्कि जेडीयू सर, की इसमें स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा महागठबंधन है। 100 के खबर बन रही है सर। हाँ, आप भी सहमति हैं? हाँ, इस पर मैं सहमत हूँ कि एनडीए की सहमति है। एनडीए पहले भी एज की हम लोग बात ही कर रहे थे। एज की बात तो हम हमेशा कर रहे हैं, किस तरह से बदलता है चुनाव। बदले आप सट्टा बाजार के बाद ही विजय जी? नहीं, सट्टा बाजार से नहीं बदले। सर, दो चीजें सट्टा बाजार से नहीं बदले। सट्टा सर, दो चीजें वो भी राजस्थान का सट्टा बाजार। नहीं, फलौदी मेरा पहचाना हुआ शहर है सट्टा बाजार। सर, दो क्षेत्रीय चीजें मसला भी चुनाव है। में तय है। एक तो ये कि महागठबंधन 100 के नीचे रहेगा, किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। इसमें 60-66 सीटें दे रहे हैं, 66 और 68 सीटें दे रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 78 to 80 के बीच में कहीं रहने वाली है। नीतीश कुमार का ठीक है कि वो 45 से 50 के बीच में या 55 सीटों के बीच में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगता है 75 to 80 जो पिछली बार का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ेगी। एक और ऑब्जर्वेशन जो ग्राउंड से मिल रही है लोगों से बात करके, वो ये कह रही है, दो पार्टियां जिनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब होगा इस बार, सबसे खराब, वो दोनों तरफ एक एक है। वो एलजेपी और वो है कांग्रेस और एलजेपी। कांग्रेस और एलजेपी।
एलजेपी का खराब करने के दोनों पीछे डबल वजह ये डिजिट बताई से जा रही नीचे है। रहेंगे। एक तो बताया था अभी विजय जी ने आपको कि पिछली बार जिस तरीके से जेडीयू को हराने का काम किया और नीतीश कुमार के लिए एक प्रिवेलिंग गुडविल है बिहार में अक्रॉस स्टेट, वो बात आप सब लोग कह रहे हैं, उसका नुकसान एलजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 5-6% जो वो लेकर के आए थे पिछली बार वोट, वो सीधा जुड़ जाएगा एनडीए के खाते में, इतना सरल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक समीक्षक को सुन रहा था, उनका तो कहना ये था जिसने भी नीतीश कुमार का कभी बुरा किया है उसका इस चुनाव में बुरा हाल होगा। और इसमें सबसे आगे चिराग पासवान है। और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी ने जितना भी झगड़ा झंझट किया हो, कोई फायदा उसका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आने के लिए स्ट्रगल कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल, मेरा भी ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट वहां पर नहीं ला पाएगी और टिकट वितरण उसका एक बहुत बड़ी समस्या है। एक वहाँ के कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि हमें तो पहले उम्मीद थी कि हम 18-20 जो आंकड़ा था उसके आसपास रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण किया गया वहाँ भी एक है ना, 2 चीज़ों में अब लोग फर्क करना शुरू कर दिए हैं, कार्यकर्ता और सदस्य। जो बाहर से आ रहे हैं वो सदस्य हैं और जो कार्यकर्ता है जो जमीन से उठा हुआ है, वो जमीन उसी के साथ पार्टी के साथ लगा भिड़ा काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसने कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की, कोई ऊपर से आकर के टपक जा रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में ऐसी कई सीटें पर ऐसा ही हुआ है। इसलिए उनका मानना है कि कांग्रेस के अंदर एक बात ये देखिए ना, महागठबंधन के अंदर ये स्थिति एलजेपी में भी हुआ है। कांग्रेस की बात आप कह रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सभा आप देखें, प्रियंका जी की तो पहली सभा थी, वो बछरावा की सीट जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की सीट है, दोनों ने वहां जाके प्रचार किया, जहां आपके सामने कैंडिडेट है, आप ही के मैंने आपको एक बार बताया था यहाँ पर गठबंधन का कैंडिडेट, मैंने आपको एक बार बताया था, इसी कहानी कुर्सी में कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी जाकर के कश्मीर में प्रचार कर रहे थे, सीटें उनकी जम्मू में ज्यादा मिली थी, प्रचार वो जाकर के वहां पर कर रहे थे। कारण उनको लगता था कि यहां प्रचार करें, यहां तो हमको जम्मू सीट में तो भारतीय जनता पार्टी गला दबाए हुए है, यहां तो हम जीतेंगे नहीं, यदि हारते हैं तो हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाती है। एलजेपी और कांग्रेस वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टीज हो सकती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, आप सहमत हैं? नहीं, वर्स्ट परफॉर्मिंग होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एलजेपी और कांग्रेस को पैरेलल नहीं खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70 में से 19 थी, अभी 61 सीटों पर लड़ रही है, उसकी सीटें घट गई, कुछ जगहों पर फ्रेंडली जैसा क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को, जिसको कहते हैं ना कि आपकी क्या कहें उसको, कि आपका पात्र जितना बड़ा है उससे ज्यादा हो गया, तो जितना ऊपर हो तो पहले उलझ दीजिए, पानी उससे निकाल दीजिए। तो 29 में से 7 से 8 सीटें तो वैसे ही निकाल दीजिए, 20-22 सीट। अब अगर 20-22 सीटों में 14, 15, 13 सीटें जीतेंगे तो इतना खराब प्रदर्शन, अगर जीते इतनी तो लगभग ऐसे जीतेंगे, मतलब मेरा मानना है कि लगभग इसी के आसपास चिराग अगर डबल डिजिट आ जाए तो बहुत बड़ी बात, 15 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, सिंगल डिजिट तो बहुत है कि चिराग के उसमें, लेकिन चिराग को लेकर कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। जो नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है वो शायद मतलब पहले जैसा जो था वो नहीं है। मैं आपको उसमें, और नीतीश कुमार गए थे छठ पर्व पर, जो चिराग जी के यहाँ गए थे, चिराग जी ने चरण छूकर आशीर्वाद लिया, उस सब का बिहार में बड़ा मतलब होता है और बहुत संदेश जाता है। मैं उसका कारण मैं बता रहा हूं, चिराग का जो संघर्ष है, चिराग की जो पार्टी लड़ रही है वो सीधे डायरेक्ट आरजेडी से लड़ रही है। यदि अन्य दल से लड़ रही होती, तब कांग्रेस से यदि लड़ रही होती तो चिराग बेहतर प्रदर्शन करते। चिराग सीधे आरजेडी से टकरा रहे हैं, ठीक है, इसलिए चिराग को कांग्रेस के साथ भी यही है ना, और कांग्रेस के साथ भी बीजेपी के साथ लड़ रही है, बीजेपी के साथ, तो इसलिए बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। और अब एक तीसरे सर्वे का मैं जिक्र कर देता हूं, उनकी नई फाइंडिंग्स नहीं है। वोट वाइब जो है, ये भी एक पोल ट्रैकर चला रहा है, इस साल के मतलब कुछ एक महीने के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कुछ की क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे वो उन्होंने एक बार रिप्लग किए हैं, तो उसकी मैं आपके सामने एक बार चर्चा कर लेना चाहता हूं। जैसे इन्होंने पहले पूछा था कि अगर आपका एमएलए जो है वो अगर दोबारा चुनाव लड़ेगा तो क्या आप उसको वोट देंगे। 55% लोगों ने कहा था हम अपने एमएलए को वोट नहीं देंगे, फिर वो चाहे पार्टी कोई भी हो। 55% मतलब सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है नाराजगी वो काफी ज्यादा थी। इन्होंने जुलाई में एक सवाल पूछा था, क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए,
23% ने कहा था बीजेपी के पास चॉइस नहीं है इसलिए कर देना चाहिए, 24% ने कहा था उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उनको कर देना चाहिए। यही संख्या अपने आप में 47% है, 47.5% के करीब, और 19% के का कोई उत्तर नहीं था इस पर, तो उसमें हाँ ना दोनों वाले थे, मतलब आधे से ज्यादा 50% से ऊपर हो गए। मान लोग चाह रहे थे कि भाई इनको सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए बीजेपी को। तो यह आपको इस चुनाव के अंत में आते आते होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए ये सवाल, पुराने सवाल जो हैं, इसकी आज अभी बात करना जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। अब अगर इसके बाद इन्होंने पूछा कि फ्री बिजली का कितना असर होगा, 35% ने कहा बहुत अच्छा है। अगर इसके बाद इन्होंने पूछा 10,000 रुपया जो स्कीम एनडीए की है महिलाओं को देने वाली, उसका क्या होगा, तो 37% लोगों का सितंबर में जवाब था, 14 सितंबर को 37% लोगों ने कहा था बहुत अच्छी स्कीम है ये, और 45% ने कहा था इलेक्शन स्लोगन है, 37%। लेकिन उसका हमने आपको एक डेटा और दिया था कि 90% लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले तक 90% लोग जो हैं स्कीम के बारे में सुन भी चुके थे और फॉर्म भी भर चुके थे, मतलब वो स्कीम बाद में ग्राउंड तक पहुंच गई। फिर इसमें इन्होंने एक सवाल किया था कि यात्राओं को लेकर के एक सवाल हुआ था लालू यादव की, तो अब ये परसेंटेज बढ़ गया होगा ना 10,000, वही कह रहा हूं, इसलिए वो बढ़ गया होगा। 31 सितंबर को इन्होंने सवाल किया कि अगर आपके परिवार को 10,000 रुपया मिला तो क्या आपका वोटिंग पैटर्न जो है वो बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट था। इसमें लगभग 35% ने कहा महागठबंधन को वोट दे रहे थे, देते रहेंगे चाहे हमें पैसा मिल जाए। लगभग 35% लोगों ने कहा कि हम जो है वो एनडीए को वोट दे रहे थे और हम देते रहेंगे। लेकिन 6% लोग लगभग ये कह रहे थे हम जन स्वराज को वोट देना चाह रहे थे लेकिन हमें पैसा मिल गया तो अब हम एनडीए को वोट देंगे। वो एक स्विंग फैक्टर जरूर था। तो वो स्कीम फिर अंत में आते आते चल पड़ी। नहीं, आपको याद हो कि हमने जब ये अनाउंस की थी तब भी कहा था कि ये गेम चेंजर हो सकती है, बड़ी स्कीम है, और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ले आए। शायद चुनाव आयोग को नहीं पता होगा क्योंकि वो अभी भी बांट रहे हैं पैसा, तो चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं होगी। अभी चौथा फेज़ में भी उन्होंने दिया इलेक्शन से 2 दिन पहले भी 25 लाख महिलाओं को, उसका फ़ायदा वहाँ पर हो रहा है। और देखिए ये जो 35% वोट है ना, ये तो बहुत स्ट्रांग वोट है एनडीए का, जो हिलता नहीं, वो हिलता नहीं है महागठबंधन का। तो ये स्विंग वोटर कोई उसको वहाँ लाना है, वो वहाँ पर आ जाएगा तो एक बड़ा फ़ायदा उनको हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी का या जिसका भी वोट रहा हो वो एनडीए को मिल जाए। और मुझे लगता है वो मिल सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये की वजन और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर में वहाँ पर भी पटना में भी ठीक ठाक सर्दी हो गई। जी कल परसों ही मुजफ्फरपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में शराब, कबाब और पैसे तीनों बांटे जा रहे थे और पर्यवेक्षक ने छापा मारा और बाहर जो फंक्शन के लिखा रहा है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तो इसके लिए तो छापा मारने की जरूरत नहीं है ना पर्यवेक्षक को। हम किसी को, हमारे एक मित्र को पता लगा तो उन्होंने कहीं फोन किया, फोन करने के बाद जो है छापा पड़ा तो वहां पैसे बांटे जा रहे थे, शराब और कबाब चले जा रहे थे, और ये आरजेडी की ये था। अब वो एक ही जगह पैसे बांटे जा रहे हो ऐसा तो होगा नहीं, वो कई जगह पैसे बांटे जा रहे हो। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना, एक लाइन कह दूं कि ये इंटरेस्टिंग बात है ना प्रोफेसर साहब कि वहां पर 10,000 रुपए में पार्टी हो रही थी, वहां पर्यवेक्षक पहुंच गया, या हर घर में 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं वहां पर्यवेक्षक नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो पॉलिसी के अंतर्गत बांटा गया सर, ऐसे पैसे थोड़े बांटे गए। नहीं सर, इसमें और दूसरी बात वो पॉलिसी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अंदर बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। नहीं, उसमें एक जरूरी बात है, ये अच्छा है कि ये चर्चा हो रही है। कोई भी जो ऑन गोइंग स्कीम होती है उसका पैसा कभी नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है तो अगर वो चुनाव के बीच में भी जाएगा तो उसको चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। कोई नया ऐलान, नई स्कीम शुरू करना ये चुनाव के दौरान आप नहीं कर सकते। हाँ, आदर्श स्थिति ये हो कि चुनाव आयोग को रोकना चाहिए कि नहीं, आदर्श स्थिति हो। नहीं, वो महागठबंधन वाले कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई, उनका कहना है ना। नहीं, ठीक है, नियमों के तहत हो रहा है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है भाई? आप सरकार में आप पैसा बांट सकते थे, जिसको जीतना है वो कहते हैं कि वहां पे फॉर्म भरा के जीत लिए छत्तीसगढ़ में। जिसकी बात जनता सुनेगी उसी की सुनेगी ना। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने कम ऐलान किए थे क्या? मुझे लगता है मतलब ये भी समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी ऑनगोइंग स्कीम होती है उस पर चुनाव आयोग कभी रोक नहीं लगाता है। देश रुक जाएगा अगर इस तरह से रोकने लगे। ये वाला मसला अलग है, मैं भी मान रहा हूं जिस तरह से 10,000 ले लो, 30,000 ले लो, 2 लाख ले लो, चल वही रहा है। लेकिन आप अगर ठीक है नियम के लिहाज से कहेंगे तो रोका नहीं जा सकता। अच्छा, रोहिणी आचार्य लालू जी की जो बेटी हैं, उन्होंने इंडिया टीवी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है और वो यही दावा कर सकती हैं, किया भी उन्होंने, कि जीतेंगे। तेजस्वी महागठबंधन को बढ़त थी 1 सीट की, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या आकलन है?
इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रोजगार देने वाली सरकार ला रही है, भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रही है। प्रधानमंत्री जंगल राज का मुद्दा भी लगातार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं और महागठबंधन में भी कह रहे हैं कि जंगल राज है। आपको उनका एक बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कनपट्टी पे कट्टा रखकर जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी ले ली आरजेडी ने। देखिए, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हाँ, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा के इस्तेमाल कर, वो अपने साथियों को उकसा रहे हैं कि तुम लोगों को कट्टा लेकर के उपद्रव करो, पूरा सत्ता संरक्षण में जा कर के वोट देने मत दो गरीबों को अक़लियतों का वोट छीनो। ये लोग उसी राह पे हैं जो पहले ये लोग सामंतवादी लोग जो राह पे था कि हर एक गरीब को दबा करके रखना, उनका वोट का अधिकार छीन करके अपना वो लोग सरकार बना करके रखते थे। तो ये भी वही काम कर रहे हैं, कट्टा बोल करके कट्टा। और इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को उकसाया है और केंद्र मंत्री भरी सभा में सबको जाकर के वो उकसा रहे हैं अपने समर्थकों को कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा उसको हाथ पैर बांध करके दरवाजा बंद करके घर में रखो। ललन सिंह ने बोला है कि नहीं बोला है? जो बीजेपी के दामाद बोले जाते हैं, तो इस बार वो चुनाव आयोग भी यही साबित कर दिया कि वो हाँ बीजेपी का दामाद है, तभी वो एक्शन नहीं ले रहा है। ये जो अभी बात कह रही थी ना कि ललन सिंह ने जो कहा कि बंद कर दो आरजेडी वालों, सबको वोट मत डालने दो, ये बड़ा चल रही है ये बयान। आपको दिखा देता हूं, मोकामा में अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा, उनको जेल हुई। उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि अब अनंत बाबू जेल चले गए हैं तो अब उनकी जगह हम सबको अनंत सिंह बन के प्रचार करना होगा और मैं मोर्चा संभालता हूं उनके प्रचार का। वो प्रचार कर रहे हैं मोकामा में उनके लिए। वही प्रचार में दिया गया एक बयान पर विवाद है, सुनिए आप। एकाध नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें। भाई अब ये तो केंद्रीय मंत्री, हम केंद्रीय मंत्री कैसे कह सकते हैं? क्या किसी के लिए कहें एक दो नेता बंद कर देना, अंदर जाके वोट डाल देना, हाथ पैर जोड़े तो ले जाना? अब ललन सिंह के बारे में क्या कह सर, जो अनंत सिंह का खुल के प्रचार करे और जो कहे कि अनंत सिंह अब जेल में है तो मुझे जिम्मेदारी दी है, अनंत सिंह ने मुझे करना है, अनंत सिंह को जिताना है और अनंत सिंह जीत के आएंगे तो नीतीश कुमार के हाथ मजबूत होंगे। तो अगर वो अनंत सिंह अगर नीतीश कुमार के हाथ राजनीति से मजबूत करे, वो करे कि सुशासन का शासन लौटेगा, अनंत सिंह बाहर आएंगे तो वो इस सबसे बाहर निकलेंगे, तो ऐसे नेता के बारे में तो क्या मतलब टिप्पणी करो। वो खुल के कह रहे हैं भाई, उन्होंने पहले कहा कि घर से निकलने मत देना, हाथ पैर जोड़े तो ले जाना, वोट करवा के घर में लाके सुलवा देना, मतलब सीधा से गढ़े थे कि आप वोट मत करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बयान है केंद्रीय मंत्री को, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो आरजेडी का कोई नेता तो समझ में आता है। नीतीश कुमार तो वैसे भी एक सुशासन के लिए जाने गए, जिस लालू और राबड़ी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार आए, अगर उनके नेता भी जंगल राज की अगर वापसी की बात करे, इस तरह के बयान थे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आ रही है और कल से इसकी चर्चा ज्यादा होना शुरू हुई। एक्चुअली बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब उसके भविष्य में वो आर्मी का चीफ रहेगा या क्या बनेगा, इसको लेकर के पाकिस्तान की संसद बैठने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हारने के बावजूद आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोशन दिला लिया, शहबाज शरीफ को कहकर के खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया। अब उसका जो ऑफिशियल कार्यकाल है, वैसे उसको इस साल 28 नवंबर को अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया है पहले भी कि उसने शहबाज शरीफ को कह करके अपने लिए कानून में परिवर्तन करके आर्मी चीफ का टेन्योर 3 से 5 साल का करवा लिया। अब इसके लिहाज से उसका आर्मी चीफ का जो पद है वो 2027 नवंबर तक के लिए रिजर्व हो गया, लेकिन उसके लिए फिर एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, वो नोटिफिकेशन हुआ नहीं। हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि इस बात को लेकर के उनके बीच को चल भी रही है, तनातनी चल रही है। आसिम मुनीर ये चाहता है कि इस साल उसके लिए फ्रेश फर्दर 5 साल के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए आर्मी चीफ, कि वो अगले 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेगा, जबकि शहबाज सरकार ये चाहती है कि 2 साल जो पिछले कानून के परिवर्तन के बाद उसके बनते हैं वो 2 साल ही वो रहें। आज क्या नया है? आज एक दिन का सत्र पाकिस्तान की संसद का बुलाया गया है और उसका कुछ एजेंडा है।
ये बात क्लियर किसने की? ये बात क्लियर की बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी इस सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो के पिताजी आसिफ अली जरदारी वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने ये दावा किया कि ये नवाज शरीफ की पार्टी वाले और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये मेरे पिता मतलब राष्ट्रपति से के पास एक डेलीगेशन लेकर के मिलने के लिए गए, और इन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा पाकिस्तान में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है ये किस लिए किया जा रहा है? तो इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल 243 क्या बताता है? वो आर्टिकल 243 जिक्र करता है पाकिस्तान के संविधान में कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। वो बताता है कि नियुक्तियां आर्मी चीफ की, एयरफोर्स चीफ की या नेवल चीफ की वो कौन करेगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी बातें उस आर्टिकल 243 में लिखी हुई हैं। और ये बात बिलावल भुट्टो ने कही कि उसी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए हमारा साथ मांगने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए थे। तो उसमें क्या परिवर्तन करना चाहता है? उसकी कुछ जानकार वजह ये बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल नाम का कोई जिक्र पाकिस्तान के संविधान में नहीं है, इसलिए आसिम मुनीर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देने के लिए फील्ड मार्शल शब्द उसमें जुड़वाया जाएगा। फील्ड मार्शल का पद वैसे भी आजीवन होता है, लेकिन सेरेमोनियल होता है, असली ताकत आर्मी चीफ के हाथ में होती है। तो फिर आसिम मुनीर संविधान में परिवर्तन करा के अपने लिए क्या चाहता है, इसकी बात जो है वो बार बार की जा रही है। ये सवाल वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार से हुआ। सीधा पूछा रिपोर्टर्स ने कि आप सेना के प्रमुख को लेकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में परिवर्तन कराना चाहते हैं क्या? तो वो उसका जवाब देने से बचने लगे। इसने इस बात को और कंफर्म कर दिया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप सुनिए जरा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात। ये क्या खबर है? आज पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है कि कुछ बड़ा हो सकता है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर क्या लाइफ लॉन्ग कोई पोस्ट ले लेगा? देखिए शाहबाज, सरकार दो चीज़ों पर काम कर रही है संविधान संशोधन प्रस्ताव जो लेकर आ रही है। एक तो ये है कि जो उनके भी सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उन्हें एक स्थायी रूप से एक फील्ड मार्शल की पद देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ये कार्यकारी पद है सेना प्रमुख का, और फील्ड मार्शल को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। तो अब उनको मुझे लगता है कि संविधान की दृष्टि से उन्हें कोई पावरफुल पद दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ताकत को कम करने के लिए भी एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वहाँ एक एडिशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी वो नियुक्त करने जा रहे हैं वहाँ पर सरकार, जिसमें उसके पास ये पावर होगा कि वो जजों का ट्रांसफर कर सके। अभी जजों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम करता है। सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है कि अब सरकार जो है वो तय करेगी कि कौन जज कहां पर जाएगा। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना है और आसिम मुनीर को असाधारण पावर देना है, जैसे आसिम मुनीर एक तो कोर्ट के आने से बच सके, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको मामले में दखल न दे सके, उसे इतना पावरफुल बना दिया जाए कि उसको लेकर ना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सके, सिर्फ राष्ट्रपति उसके बारे में निर्णय ले। और मुझे लग रहा है उसे असाधारण ताकत देने के लिए जुडिशरी के लिए वो परिवर्तन ये कर रहे हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो उसकी एक संख्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होंगे, फिर उसी में चीफ जस्टिस जो होते हैं वो रोस्टर बनाते हैं कि भाई ये मामले ये बेंच देखेगी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जो संविधान से जुड़े मामले सुनती है। पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट में अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अलग सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बनाई जा रही है जो संविधान से जुड़े मामलों को सुनेगी। ये जो मैं आपको कह रहा था आर्टिकल 243 बिलावल भुट्टो ने कहा जिसमें हम अमेंडमेंट करने वाले हैं, इसका शीर्षक ही है आर्म्ड फोर्सेज। और जी देखिए फिर ऊपर है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। दूसरा सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तीसरा क्लॉज इसका कहता है प्रेसिडेंट शैल हैव सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेज, मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति पैसा ग्रांट करेगा। एंड प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसमें कई फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो पहले भी फील्ड मार्शल रहा हुआ है। नहीं, अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, तो उसने तो कोई परिवर्तन नहीं कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फील्ड मार्शल होने में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा? देखिए महत्वपूर्ण, चूंकि हम लोगों ने अभी बिल देखा नहीं है,
राष्ट्रपति की ताकत को कम कैसे किया जा सकता है? अभी वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी वही है, समूचे तीनों आर्म फोर्सेस का कमांड उसके हाथ में है। क्या नॉट लीगली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? आसिम मुनीर राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ जैसे वहां पर है। बिल्कुल। आसिफ मुनीर क्या ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल होने के नाते सेना का पूरा कमांड जो है वो उनके हाथों में हो, न कि राष्ट्रपति के हाथों में, ताकि सेना हमेशा उनके नियंत्रण में रहे, आजीवन उनके नियंत्रण में रहे? क्या इस पर या इसी दिशा में कोई काम हो रहा है? क्योंकि जब तक ये पूरा आप बिल देखेंगे नहीं, पता नहीं लग सकता है। तर्क इसी दिशा में चल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस कैसे उनके कमांड में हो, कैसे उनके नियंत्रण में हो, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस न ले सके, इस दिशा में काम करने की बात की जाए। और ये हो रहा है ऐसा कुछ एग्जैक्टली क्या, ये तो नहीं पता। ये बिलावल भुट्टो ने कह दिया, और अभी आपने मिनिस्टर की बात पत्रकारों ने बात की है इस पर टेलीविजन, और वो जवाब देने से बच रहा है वहां का मंत्री सीधे इस सवाल पर। सर वही बात मैं कह रहा था, अयूब खान भी तो फील्ड मार्शल था, लेकिन वो तो ये भी वैसे फील्ड मार्शल रह सकता है। की बात नहीं है ना, वो जनरल के तौर पर भी उसको पढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल तो एक तरह से वो है, अवार्ड है, कोई उसका उससे संबंध नहीं है ना। जैसे आप सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, उस तरह के अवार्ड की बात है। वो जनरल को करना है। मैं पूरा उनका देख रहा था कि अभी ये नवंबर में 27th अमेंडमेंट डाला, जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है। और उससे पहले 2010 में जो ये आर्म चीफ हैं पाकिस्तान की सेना के, उनके लिए टेन्योर के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद 2019 में जो पहले उनका टेन्योर फिक्स किया गया 3 साल का, फिर 2024 में उसको 5 साल किया गया। और अब उसको वो मतलब उस समय के लिए किया गया था। तो वो 27th अमेंडमेंट में चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा बदलाव कर दिया जाए, ताकि परमानेंट तरीके से ये बदलाव हो जाए। क्योंकि अभी इनका 27th में पूरा हो रहा है, फिर उनको 30th तक करना है। तो वो चाहते हैं कि 5 साल के लिए उनको बना दिया जाए। ये एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन मेरे को तो हैरानी है, जिस सरकार के खुद का 5 साल का भरोसा नहीं, वो सरकार किसी दूसरे चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई सरकार 5 साल नहीं चली, लेकिन हो सकता है ये चल जाए। ये कैसे भूल जाते हैं कि भारत के अंदर जो इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, वो बिना विपक्ष का सरकार नहीं चल पाई थी, लेकिन लाया गया और बड़ा भारी परिवर्तन किया गया था। नहीं, अब सवाल हमारे लिए इसमें बात करने लायक ये है, क्या हमें लंबे वक्त तक आसिम मुनीर से डील करना पड़ेगा? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूध तभी उबल कर बाहर आएगा जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाए और ध्यान न दिया जा सके। क्योंकि अगर वो दूध उबल के रह जाएगा तब तो फिर वो गर्म दूध ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर दूध उबल कर बाहर गिरेगा, तो मुझे पाकिस्तान में अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये उबल कर बाहर गिरता हुआ दिख रहा है। मुझे परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर असीम मुनीर दिख रहे हैं। उनको तरीका पता है कि किस तरीके से जाना है, तो शायद वो तरीका वो ले जा रहे हैं। और अगर कोई उनका अधिकार बढ़ाने या उस तरह की चीजें हैं, तो आपने ठीक सवाल किया कि फील्ड मार्शल के तौर पर तो उनके पास बहुत अधिकार ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें लंच, डिनर और मतलब जितने तरह के सुख सुविधा वाले हैं और स्वागत वाले हैं, वो सब कर रहा है। इसके बाद जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको कुछ जगहों पर लग रहा है कि ये लूप होल्स हैं, जहां हम अगर सत्ता परिवर्तन करते हैं या तख्ता पलट करते हैं, तो उसमें हमें वो अधिकार चाहिए। और उसी में जुडिशरी के पावर कटेल भी हो सकता है, उसी में संसद के पास जाने की जरूरत न पड़े किसी विशेष परिस्थिति में, वो अधिकार असीम मुनीर को देना हो सकता है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें लंबे समय तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। वो तो मैं कहता हूं जब तक कि पाकिस्तान ऐसे रहेगा तब तक झेलना पड़ेगा। लेकिन शायद असीम मुनीर सेनाध्यक्ष से आगे जो टॉप पोस्ट है, यानी राष्ट्रपति की कुर्सी है, उस पर हम असीम मुनीर को बैठा हुआ देखेंगे, जिस दिशा में वो जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति निश्चित तौर पर अब जो इधर वो जाना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश वही है। आगे खबर पाकिस्तान से जुड़ेगी। ये खबर भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात कही, इस बयान के बाद चीन ने ट्रंप के आरोपों को गलत बताया है। आपको मालूम है, कल ट्रंप ने वहां पर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा रूस करता है, चाइना करता है, नॉर्थ कोरिया करता है और पाकिस्तान भी करता है, तो इसीलिए बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, न्यूक्लियर परीक्षण करना चाहिए। लेकिन अब चाइना की तरफ से ऑफिशियली इस बात का खंडन किया गया है। चाइना ने कहा है कि हम एक नियमों को मानने वाला देश हैं और हमने कभी, जब पिछली बार अंतिम बार उन्होंने 90 में किया था शायद, उसके बाद से हमने कभी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। ट्रंप गलत बोल रहे हैं, ये बात क्लियर कर दी चाइना ने। लेकिन इसके बाद उम्मीद हो रही थी कि पाकिस्तान भी कुछ बोलेगा। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज नहीं किया है।
पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे को कि वो वक्त वक्त पर न्यूक्लियर परीक्षण करता है, उसने इस बात का कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने दावे पर कायम हैं कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो छिपकर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, और उन्होंने इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया था और कहा था कि अब अमेरिका इसमें पीछे नहीं रहेगा और अपने लिए भी वो परमाणु परीक्षण करेगा। तो एक दो बातें इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस पर कुछ बोला क्यों नहीं, टिप्पणी क्यों नहीं की। दूसरा, पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, और उनका कहना यह था कि हमें इस चीज से खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें, पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि ट्रंप ने उनको किन देशों की श्रेणी में रखा। इसमें वो चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया को डालते हैं। ये रोग नेशंस मानता है अमेरिका इनको, जो दुनिया में मतलब दुनिया में अवस्था फैलाने वाले, दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को न मानने वाले देश हैं। तो हमें रोग नेशंस की कैटेगरी में ट्रंप ने डाल दिया, इसको मानिए, भले ही वो हमसे किसी भी वजह से इस वक्त गले मिल रहे हो। तो ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान का नाम लिया था। और हां, इसमें एक पाकिस्तान के पत्रकार का एक इंपॉर्टेंट बयान दिखा। उनका यह कहना था कि करते हो हम न्यूक्लियर टेस्ट, मान ले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इससे क्या बदल जाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, आगे भी रहेगा। इंडिया न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर रहेगा। फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया डिक्लेयर कर चुका है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। तो आप 100 के बजाय 150 न्यूक्लियर बम बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। सुनिए। Especially on the nuclear strikes, nuclear tests that you were talking about. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do, and if they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether we'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बयान आया पाकिस्तान के भारत में राजदूत रह चुके अब्दुल बासित का। सर शायद जानते भी होंगे पर्सनली, क्योंकि लंबा वक्त 3-4 साल रहे थे यहाँ पे वो। इन्होंने कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि अगर ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, हाइड्रोजन बम। यह पाकिस्तान का भारत में रह चुका राजदूत कह रहा है कि भारत थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा। क्यों? उनका कहना था कि हमने जो 1999 में 98 में न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, 5 बम किए थे, 5 विस्फोट किए थे, उसमें से कुछ न्यूक्लियर थे और कुछ थर्मोन्यूक्लियर। एक थर्मोन्यूक्लियर था उसमें, जिसको बाद में दुनिया को यह लगा कि शायद भारत उसमें वो उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जितना हम सोचते थे। तो वो एक काम पेंडिंग है भारत का, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, उसका परीक्षण करना। तो हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था क्या अंतर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में और हाइड्रोजन बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियस को, एक एटम को स्प्लिट करके, फिशन जिसको कहते हैं, उससे बनता है। और थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब उसका रिवर्स प्रक्रिया है, 2 एटम को जोड़ के जो एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। दोनों टेक्निकली अलग चीजें हैं, अलग विज्ञान है। भारत उस दूसरे विज्ञान में भी पारंगत है और वो इसको साबित करना चाहता है, जो वो पहले नहीं कर पाया। ये बात अब्दुल बासित का कहना, क्या अमेरिका एक पैंडोरास बॉक्स खोलेगा अगर उसने ये कर दिया जो वो कह रहे हैं? और क्या भारत वाकई में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाह रहा था और किया था? नहीं, देखिए वो तो हुआ था 13 मई 1998, 2 हुए, 11 मई को हुआ और 13 मई को हुआ। जब 13 मई को हुआ तो उसमें 3 विस्फोट हुए थे, उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। ओके। और इसका सरकार ने मतलब औपचारिक तौर पर भी ऐलान किया, कोई ऐसे चोरी छुपे नहीं किया। सरकार ने पूरा स्टेटस बताया था कि भाई हमने क्या क्या किया है, उसकी एनर्जी, उसका पावर और वो सब डिवाइस के बारे में भी बताया गया। जैसे आपने भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर उसके लिए और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के लिए भी भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं मुझे पता, लेकिन तैयार है, सक्षम है, इसमें तो कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप जब कह रहे हैं तो इसकी मतलब जानकारी उनको होगी तब वो ऐसा बोल रहे हैं ना। और वो आपने कहा कि वो कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि रोग नेशन में डाल दिया, तो ये तो बहुत स्वस्थ कुशल राष्ट्र है पाकिस्तान। आप इसको बल्कि रोग नेशन के एक बड़े ग्रुप में डाल दिया तो इनका तो प्रमोशन ही है ना एक तरह से। तो वो कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की जानकारी के बिना ये नहीं हो सकता। मुझे तो हैरानी है कि अमेरिका को पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। यदि उनको न्यूक्लियर टेस्ट करना है 32 साल बाद, 92 में किया था, 33 साल बाद कह रहे हैं, 33 साल, हाँ, सितंबर 1992 में किया था लास्ट उन्होंने। तो उसके बाद अब जब करना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान के एक्सक्यूज की क्या जरूरत है अमेरिका को? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सर इसमें ट्रंप तो बोल गए, होता यही है, ये बोल जाते हैं, फिर इनके पीछे लोग जो है संभालते रहते हैं, सफाई देते रहते हैं। इनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, मतलब ऊर्जा मंत्री, उनको इस पर सफाई देनी पड़ी
त्रिपाठी जी कल नहीं थे तो इस पर उनका कमेंट मैं ले लूँ, कल से ही ये बहुत ज़्यादा दुनिया में छाया हुआ है न्यूक्लियर। तो ट्रंप के ऊर्जा मंत्री को ये कहना पड़ा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने वाले, हम न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। अभी हमें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आदेश नहीं है। हाँ, एक बम ले जाकर उसको डिलीवरी उसकी करना, उसमें जितने कंपोनेंट लगते हैं उसको टेस्ट हम करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है दोनों ही वॉर मॉन्गरिंग की श्रेणी में आता है। आप न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तब भी, और जो 5-5.5 हजार जिसके पास अलग अलग वॉरहेड्स हों, कैपेबिलिटी हो, न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास नहीं हो, तो वो कौन सा नया काम कर लेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम ये और खतरनाक हो गया ना, न्यूक्लियर टेस्ट तो आप अपनी क्षमता चेक करते हैं कि आप किस तरह का परमाणु हथियार बना सकते हैं, और जब आप कहते हैं कि न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होंगे आप उनको कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जितने कंपोनेंट होंगे उनको आप एक तरह से असेंबल करने का प्रयास करेंगे कि आप तैयारी कितनी, तो ये तो युद्ध की तैयारी हो गई। ये तो सीधे सीधे यानी आप किसको टारगेट करने जा रहे हैं। पुतिन ने किया ना, पुतिन ने मिसाइल और वो टॉर्पीडो टेस्ट किया। पुतिन ने भी वही किया जो उसका घंटों उसका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली जो मिसाइल घूमती रही, और ये खतरनाक है। ये मतलब किसी भी तरह से, और ये भी हो सकता है कि जब दुनिया में आलोचना बढ़ी हो तो ये कहा गया होगा कि अब अगला टेस्ट करने की बजाय हम ये काम करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अब दुनिया में जगह कितनी बची हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये कहां करेंगे, और अमेरिका के पास तो ऐसी जगह दिखती नहीं, कितना नीचे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो एक दूसरे को क्या कहते हैं धमकाने की कोशिश है वो है, लेकिन इस धमकाने में कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ न जाए, ये खतरा है। तो ये केवल धमकी नहीं है, और एनर्जी मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना, वो उसी बात को मेरे ख्याल से एक फिनिश तरीके से कह रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इजराइल में सेना भेजना चाहता है हमास से लड़ने के लिए, वहां पर इंटरनेशनल फोर्स के तौर पर, लेकिन वो चाहता है हमें हर सैनिक के बदले $10,000 दिए जाएं, और अब इजराइल चाहता है $100 देना। अब एक और पाकिस्तान की सेना की करप्शन को लेकर एक खबर आई। मुनीर की फौज डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है, यह दावा किया है जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने। बुरफत ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी है, इन्होंने लिखा, कई आर्टिकल्स में छपा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना भाड़े के माफिया की तरह काम करती है। एक्स पर इन्होंने पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तानी आर्मी की नजर सिर्फ पैसा कमाने पर होती है, ये अपने फायदे के लिए ही किसी से वफादारी करते हैं और किसी के साथ धोखा करते हैं। शफी बुरफत आगे कहते हैं कि इसी की वजह से इन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचाया। आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच की भी इन्होंने आलोचना की और कहा कि पाकिस्तानी सेना के नैतिक और राजनीतिक पतन ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग और बदनाम कर दिया है। और फिर उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के बताया कि आप जब सोवियत से लड़ रहे थे तो आप अमेरिकी डॉलरों पर क्या करते थे, फिर जब वॉर ऑन टेरर बुश ने शुरू किया तो आपने अफगानिस्तान और तालिबान के साथ लड़ाई करने के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने कैसा पैसा बनाया। वो पैसा पाकिस्तान ने नहीं बनाया, उन्होंने कहा वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान की सेना ने कमाया और उसका नुकसान पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने भुगता। सर देखिए, पहली बात तो कि जो हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यदि ये शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये कोई एक देश नहीं, सीरीज ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जापान भी इसके लिए मन बना चुका है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और नाटो के कई सदस्य देश भी इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो सीटीबीटी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसकी कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, और दुनिया सब लोग दुनिया में एक नए तरीके से परमाणु जो हम कहते हैं ना प्रसार, वो एक नए तरीके से बनेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में कोई भी आगे जाने के लिए तैयार आज के दिन में नहीं है। ये जो गिदड़ भभकी है बस गिदड़ भभकी तक ही रहने वाली है। दूसरी बात, कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान यदि भेजती है इजराइल में सेना, खास करके फ़लस्तीनी इलाके में, और वो भी हमास से लड़ने में, तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होगा, जो विद्रोह होगा, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घर में होगा जी। उसे दबा लेती है, कुचल देती है, ये और बात है। लेकिन एक तो कि इस्लामिक जगत में उसकी थू होगी, जो इस्लामिक कंट्रीज का वो एक नेता के तौर पर अपने आप को खड़ा करना चाहता है जी। उसमें उसके लिए परेशानी होगी, और दूसरा घर पर उसको परेशानी होगी
क्योंकि मुस्लिम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जमाते इस्लामी जो है वो उनको छोड़ने वाला है क्या? वो ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ट्रंप के इनकार के बाद जर्मनी ने जरूर कुछ हथियार दिए हैं यूक्रेन को, जेलेंस्की को। आपको मालूम है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको लंबी दूरी तक मार करने की टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका की तरफ से मिले, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन उनको पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जरूर मिल गया। ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास भी था और उसने इस्तेमाल किया था जब ईरान के साथ उसका युद्ध हुआ था अभी, और दुनिया में एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन ये हथियार भी, अब मिसाइल रोकने वाले हथियार भी अमेरिका ने उसको नहीं दिए, जर्मनी ने दिए। जर्मनी के पास, आप ये कह सकते हैं अमेरिका की सहमति से जर्मनी ने उसको दिए हैं। लेकिन वो चाहते हैं घातक हथियार, कि मैं रूस के अंदर उसके बड़े शहरों पर, उसके वाइटल इंस्टॉलेशंस पर जब तक जबरदस्त प्रहार नहीं करूंगा तब तक चोट नहीं पहुंचेगी पुतिन को, और इसलिए वो टॉमाहॉक मिसाइल चाह रहे थे। अब ये सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से हुआ, वो क्योंकि वो इतना फ्लिप फ्लॉप करते हैं, तो अब उनका क्या स्टैंड है आज के दिन एक मुद्दे पर, ये जब तक उनका पिछला बयान ना देख लें तब तक कंफर्म नहीं होता। क्योंकि एक वक्त वो कह चुके थे मैं विचार कर रहा हूं ये मिसाइल देने पर। अब उनसे फिर पूछा गया क्या आप ये मिसाइलें जो जेलेंस्की चाहते हैं उनको देंगे? जवाब सुनिए आप। On the frozen Russian assets. What happens is, I guess Europe and Russia are having discussions. I'm not involved in those discussions. Will your administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that something that you're not considering that? No, not really. Mr. President, on Friday, Could happen. I could change, but at this moment, I'm not. खुद ही कह दिया अभी हम नहीं दे रहे, मैं बाद में बदल भी सकता हूं, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं। तो ये मिसाइल वो नहीं देंगे यूक्रेन को। फिर उनसे पूछा गया कि क्या तरीका है इस जंग को रोकने का। ट्रंप ने ये कहा कि नो नथिंग, दे विल हैव टू फाइट इट आउट। अब लड़के खत्म करो। उनका मतलब, उनका कहना है कि दोनों ही मेरी नहीं सुनते, ना पुतिन सुन रहे ना ये सुन रहे हैं। घंटों घंटों फोन पे बात तो करते हैं मेरे से, लेकिन बात कोई मानता नहीं। तो उनका लेटेस्ट बयान ये, दे विल हैव टू फाइट इट आउट। किसी एक को जीत कर उभर के आना होगा और तभी मसला हल हो सकता है। समीर जी, निश्चित रूप से लगता है कि अब ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए। जब अलास्का में जिस तरीके से पुतिन ने बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया और जो शर्तें रखी थी, ट्रंप को पता नहीं शर्तें पुतिन की पूरी हो नहीं सकती, यूक्रेन मानेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को लग रहा है कि भाई इनके बीच आपस में लड़कर किसी को एक का विजेता बनकर निकल। देखिए, भले आज जर्मनी ने मदद की हो यूक्रेन की, अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल देने से मना कर दिया हो, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही तो अभी रूस ने परीक्षण किया है कितने घातक हथियार हो। क्या यूक्रेन को अभी भी लगता है कि वो जर्मनी से कुछ लेके, नाटो से कोई मदद लेके, किसी और से कोई मिसाइल लेके, मतलब वो उधार लेके वो रूस को युद्ध में हरा देगा? मुझे लग रहा है जितने दिन ये युद्ध खींचेगा उतना रूस का तो नुकसान होगा। 4 साल से लड़ ही रहा है, लेकिन बर्बाद हो रहा है ना देश आपका। आप कब निकलोगे इससे? लड़ने की ताकत नहीं है आपके देश, मतलब जितना आप लड़ोगे उतना देश आपका पीछे चला जाएगा। आज यूक्रेन को युद्ध रोकने के बाद उभरने में कम से कम अगले 50 साल 40 साल लगेंगे फिर से बनने के अंदर। और पुतिन तो तैयार बैठा है, वो कह रहा है मैं लड़ रहा हूं। वो रोज नए नए परीक्षण कर रहे हैं हथियारों को, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई अगर कोई यूक्रेन की मदद करेगा तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबमरीन है, मेरे पास ऐसे हथियार है जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ लड़ाई से, जो ट्रंप ने कहा है वह बयान मुझे लगता है बहुत बचकाना है कि भाई लड़के निकलो। दुनिया में कोई भी देश इस तरीके से लड़के नहीं निकला। आखिरकार समझौता होता है, बातचीत होती है और बातचीत के टेबल पर बैठते हैं। अब ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे लगता है आने वाले समय प्रधानमंत्री मोदी ही रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता करवाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ही अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ही इसका कोई रास्ता निकल सकता है। बाकी दुनिया के किसी लीडर में ये ताकत नहीं है, क्योंकि रूस भी प्रधानमंत्री मोदी को उतना सम्मान और मानता है जितना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मानते हैं। दोनों इस बात को मानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी उनके हितों का ध्यान रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी किसी एक की पार्टी कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने यूक्रेन गए तो वो रशिया भी गए, उन्होंने दोनों से कहा कि भाई युद्ध का समय नहीं, जो ट्रंप की मांगे हैं वो कैसे स्वीकार की जा सकती है? मतलब पुतिन की मांगे कैसे इनको स्वीकार होंगी? वो कह रहे हैं कि जितनी जमीन मैंने जीत ली वो मेरी। जो जितनी भी हिस्से में यूक्रेन के रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हिस्से मेरे। क्रीमिया मैं पहले ले चुका हूं, पेनिनसुला जो था एक वहां का, वो 2013-14 में वो ले चुके हैं। और प्लस कि मेरे नेबर में कोई भी नेटो कंट्री नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे आसपास, अगर मेरे ख्याल से तो 1-2 देशों ने लड़ाई शुरू होने के बाद भी नेटो की मेंबरशिप ली है, तो कोई नेटो मेंबर मेरा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। और ये भी यूक्रेन का डिफेंस मैं देखूंगा, कंट्रोल में करूंगा यूक्रेन के डिफेंस को। नहीं, यूक्रेन के लिए उन्होंने कहा मिलिट्री पावर नहीं रह जाए। ट्रंप ने पहले भी कहा कि देखिए, ये आपको याद है, वो वैसे तो रोज बदलते हैं, इसलिए आज की चर्चा आज भी खत्म कर दीजिए, कल पता नहीं कुछ और बोले वो। और इनके चक्कर में गर्दन हमारी फंसी है, 25% हमारे पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था, अलास्का वाली बात हुई कि जो चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अब इनको मदद नहीं करूंगा, आपको हथियार भी चाहिए तो मुझसे खरीद लो।
नेटो को खरीदना है। तो इसलिए कोई बड़ा बदलाव उन्होंने उस तरह से नहीं किया, और अब उनको समझ में आ गया कि ये दोनों लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे और नहीं उसमें से निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें क्यों फंसना है। और नेटो के साथ भी अपना पैसा क्यों लगाना, इनको लड़ाई के लिए अपना खरीदिए, बेचने के लिए वो तैयार है, उसमें कोई मना नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि दोनों लोग लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। यूक्रेन के लिए भी समझना चाहिए, बर्बाद हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 4 साल फाइट किया है, तो अब वो कैसे उससे बैकआउट कर सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी सर, अभी जो अमेरिकी रक्षा कंपनियों के पास ताजा ऑर्डर है हथियारों का, $1 बिलियन के हथियारों का, तो अभी ऑर्डर आया है यूक्रेन से। सर वो तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो निकलने वाला है मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं तो यूक्रेन की बहादुरी समझता हूँ। बर्बाद हुए जो हुए, लेकिन रूस जैसे देश के आगे 4 साल तक लड़ाई लड़ना, खड़े रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है कि, और नाटो उनके साथ है, जितना उनके साथ है नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बैकआउट उस तरह से नहीं किया। और आप जब कह रहे हैं पुतिन की मांगे इतनी जायज़ नहीं है, नाजायज़ मांगे, तो कैसे उस पर जायज़ नाजायज़ ना भी हो, लेकिन इनके लिए तो नाजायज़ ही है। हाँ। ये तो नहीं मानेंगे। देखिए, पुतिन की मांगे क्यों नाजायज है? क्योंकि जब आप सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तब आपने क्या कहा था? हम नाटो एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, इनको एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना शुरू कर दिया? जो भी कंट्री विखंडन के बाद बाहर निकला सोवियत यूनियन से, उन सभी को आपने नाटो में आपने सम्मिलित करना शुरू कर दिया, और आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए। आप इसलिए दरवाजे तक पहुंच गए कि आपने ये तर्क दिया कि हम जर्मनी, खास करके जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो बड़ी ताकतें थी, वे अपने आप को बफर जोन के तौर पर नाटो के इन कंट्री को खड़े रखना चाहती थी कि भाई डायरेक्ट उससे सामना नहीं हो। दूसरी मुद्दे पर आते हैं, पैट्रियट मिसाइल जर्मनी दे रहा है। जर्मनी को कौन दे रहा है पैट्रियट मिसाइल? अमेरिका ही तो दे रहा है। बात तो एक ही है, अमेरिका सीधे रसिया के सामने आमना सामना नहीं करना चाहता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई छुपी हुई है क्या कि जो जितने अस्त्र शस्त्र सप्लाई किए गए हैं वो नाटो को सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका ही तो सप्लाई कर रहा है। बात तो ठीक है, वो मतलब वो उनको मारने वाली मिसाइल नहीं दे रहा, बचाने वाली मिसाइल नहीं दे रहा है। वो चाह रहा है कि हमको ICBM मिले, लॉन्ग रेंज का हमको मिसाइल मिले, ताकि हम दूर तक मार कर सकें। आप नोबेल पीस प्राइज भी उनको नहीं दिलवा रहे, फिर भी चाहते हैं कि लड़ाई भी वही रुकवाए। एक लाइन में जो भी समीर जी ने कहा है, सुनने में पहली नज़र में लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग कुछ ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो युद्ध तो मोदी ही रुकवा सकते हैं। ये कोई मतलब अलग से कहने क्यों रुकवा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह का ट्रंप का व्यवहार है, आपने कहा कि पुतिन ये करें, भाई जब आप सामने वाले को जानते हैं कि वो आदमी बढ़ के ही बात करेगा, तो आप भी उसी तरह से करते हैं ना। बार्गेन तब होता है जब आप कहते हैं कि ठीक है, हम समझौता करने के लिए आ रहे हैं, देख लेंगे जो होगा, फिर बोलते नहीं है। आप टेबल पे समझौता करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं, कमरे में करते हैं। ये क्या है? ये सब कुछ अपने जहाज के दरवाजे पे खड़े होकर सारा समझौता करा लेना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो धीर गंभीर हो, दुनिया को समझता हो, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं। दरवाजे के ओट में रहते हैं, पता नहीं दरवाजे पे खड़े उसी जगह पर वो देते हैं। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ शशि थरूर वाली खबर आ जाए तो मुझे बताइएगा। तब तक बात करते हैं अमेरिका के मेयर की। त्रिपाठी जी कल नहीं थे तो ये खबर, कल हमने इसकी चर्चा की थी, वो कमेंट रह गया था, और इसमें एक अपडेट है वो बता दूं। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी, इनके दो ही पहचान मानिए, भारतीय मूल के और मोदी से नफरत करने वाले, खुलकर एंटी मोदी, ये न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। वहां के सर्वे ये कह रहे हैं कि ये नंबर 1 पर लीड कर रहे हैं। अब उससे पहले ट्रंप ने एक बड़ी शातिर राजनीतिक चाल चली। उन्होंने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो, इनका समर्थन कर दिया है। ये इनकी पार्टी के नहीं है, इनकी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है वहां पे, रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन वो नंबर 3 पे चल रहा है। तो ट्रंप ने एक पोस्ट जारी करके ये कहा कि जोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है, और एक कम्युनिस्ट से जीतने से अच्छा है कि कोई डेमोक्रेट जीत जाए, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी तो चलेगा, मुझे ये आदमी नहीं जीतना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग जो हैं, अगर आपको लगता है कि ममदानी जीत रहा है तो अपना वोट, मेरे समर्थक भी, वो जो है, जो तीसरा उम्मीदवार है उसको दे देना। वो कौन व्यक्ति है? धमकी भी दी है उन्होंने। मैं बता रहा हूं, वो व्यक्ति वो है जिसको प्राइमरीज में, मतलब पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जब इलेक्शन हुआ कि कौन चुनाव लड़ेगा मेयर का, तो जोहरान ममदानी ने उस व्यक्ति को हरा दिया था, क्यों, और वहां इंडिपेंडेंट लड़ गए। तो अब ट्रंप ने अपना समर्थन उस इंडिपेंडेंट को दे दिया है, और धमकी भी दी है कि अगर ममदानी जीता तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग बंद कर दूंगा, फिर मैं न्यूयॉर्क को बर्बाद नहीं होने दूंगा।
उसको जो बेयर मिनिमम पैसे की जरूरत होगी उतने ही मिलेंगे। तो एक तरीके से लोगों को भी उकसा रहे हैं कि समझ लीजिए आपने अगर ममदानी को चुना तो आपके शहर में फिर विकास कार्य के लिए पैसा भी नहीं होगा। लेकिन इसमें उनकी मुसीबत है, ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो बाय एंड लार्ज डेमोक्रेट है। वहां मुश्किल से 10% रिपब्लिकन समर्थक हैं, ऐसा वहां के सर्वे करने वाले बताते हैं। उनके वाले हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ बेहतर होते हो सर्वे वाले। ऐसे हमारे यहाँ के भी कुछ लोग वहाँ पे सर्वे करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनका कहना यह है कि साहब ये आदमी नहीं तो डेमोक्रेट्स भी अगर चुनना चाहते हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है उसको जिताओ, इसको नहीं। त्रिपाठी जी, इतना बड़ा मुद्दा बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के मेयर में कूद गया। नहीं, सबसे पहले तो ये कि भाई न्यूयॉर्क का मेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी जिसको कहने की सिंबॉलिक तौर पर बड़ी उसकी महत्व की भूमिका होती है। लेकिन उससे भी आगे क्या है, ट्रंप के बाद अब हम अपने देश के नेताओं को बहुत कुछ नहीं कहते हैं भाई। मतलब हमेशा यही हम कहते रहेंगे कि हमारे नेता अरे भाई ट्रंप हैं। अब ममदानी को देखने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई अचानक ऐसे आ जाता है कुछ भी बोलता है। ज़ोहरान ममदानी जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं वो हम लोग जैसे तेजस्वी जी की नौकरियों के लिए कहते हैं, ममदानी का भी वही है। वो चांद तारे सब जमीन पर तोड़ कर लाने जैसा है। लेकिन मुश्किल क्या है, ट्रंप से आप बहुत बातों पर ऐतराज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का रेडिकल थॉट प्रोसेस ममदानी का है, ममदानी सिर्फ इतना नहीं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो इजराइल को जैसे फिलिस्तीन और हमास के लोग मानते हैं वैसे वो भी मानते हैं कि इजराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज शब्द यहां बहुत चर्चा में है, वो तो उसके सारे जितने तरह के रिकॉर्ड है वो सब तोड़ दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो बजट कहां से आएगा। अब अगर इस तरह से आप न्यूयॉर्क को चलाना चाहते हैं तो क्यों वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वो बजट देगी? तो इसको आप यूं जरूर देख सकते हैं कि उनकी नाराजगी है, लेकिन ममदानी को निश्चित तौर पर जो ट्रंप कह रहे हैं उसको वहां के लोगों को समझना पड़ेगा। और अभी भले वो आगे चल रहे हों, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिनको ये लगने लगा है कि क्या ममदानी एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर में इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। अब भारत का संकट क्या है, मोदी विरोधी कोई हो तो उसको ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि तवज्जो मिलने ही लगती है। आप मोदी विरोध करिए, देखिए लगेगा कि आप एकदम सबसे शानदार तरीके। अमेरिका वाले वैसे भी मोदी विरोधियों को बड़ा स्वागत करते रहते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं। अब ट्रंप विरोधी भी है, मतलब बेसिकली वहां पर लड़ाई उनकी ट्रंप विरोधी है। दूसरी बात में भारत और अमेरिका में ये फर्क देख लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई मोदी विरोधी भी चुनाव लड़ रहा होता तो क्या ये सरकार अनाउंस कर सकती है कि भाई हम तुम्हारा फंड रोक देंगे? नहीं करती। एक बड़ा फर्क दो डेमोक्रेसीज में समझ लीजिए कि क्या प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री भी है तो वो कह देता कि इसको आप जिताओगे तो हम फंड रोक देंगे। ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं क्या। अब बात आइए शशि थरूर की करते हैं। शशि थरूर ने जो किया है अभी तक उनकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी से उनकी नहीं बनती, ऐसी कई बार खबरें आती हैं। उनको डेलीगेशन में जब भेजा जाना विदेश भेजना था तो कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस बाहर गए थे, भारत सरकार ने विपक्षी दलों में से भी लोगों को चुना था। शशि थरूर का नाम सरकार ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। और इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था हम इनकी जगह किसी और को भेजेंगे, ये हमारा हक है। तो वो थरूर को भेजना नहीं चाहते थे और उन्होंने जाकर के बिल्कुल वही बातें की जो भारत सरकार का पक्ष था। उनके और पार्टी के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो सब जानते हैं, लेकिन शशि थरूर एक बहुत सीजन्ड, बहुत पॉलिश्ड किस्म के आदमी हैं। वो ऐसे सीधे अपने चेहरे से नहीं कभी बयां करेंगे कि मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ना उन्होंने आज तक किया। लेकिन अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल लिखा गया है एक projectsyndicate.org नाम की वेबसाइट पर, लंबा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का शीर्षक है इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। मतलब उन्होंने भारतीय राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है प्रोजेक्ट सिंडिकेट। अब आप सुनिए इसमें वो बातें क्या कह रहे हैं। लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसका नटशेल बताता हूं इस आर्टिकल का। इसमें सबसे पहले लाइन है, द बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आर यूनिकली सूटेड टू लीड इज वोवन डीपली इनटू द फैब्रिक ऑफ इंडियन गवर्नेंस। भारत की साइकी में यह बात बसी हुई है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से आ रहा है तो यह बेहतर राज करेगा। एक बात। फिर उनका जो ये तो उन्होंने जो शुरुआत में, सर अब मुझे लिटरेरी वाली भाषा नहीं आती है, आर्टिकल की शुरुआत दरअसल उन्होंने जिस पैराग्राफ से की उसमें वो लिखते हैं, फॉर डेकेड्स वन फैमिली हैज टॉवर्ड ओवर इंडियन पॉलिटिक्स। दशकों से एक परिवार छाया रहा भारतीय राजनीति के ऊपर और वो है नेहरू गांधी डायनेस्टी। फिर उन्होंने नाम लिया सबका। फिर उस पहले पैराग्राफ की अंतिम दो लाइनें हैं, बट इट हैज सीमेंटेड द आइडिया दैट पॉलिटिकल लीडरशिप कैन बी अ बर्थ राइट। राजनीतिक नेतृत्व करना एक जन्म से मिला हुआ अधिकार है,
इसने इस आइडिया को मजबूत किया हमारे देश के अंदर। अब आ जाइए, मैं बिल्कुल नीचे चला जाता हूं क्योंकि फिर वो उदाहरण दे रहे हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती हैं, पंजाब में बादल परिवार है, उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक का परिवार है, महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे का परिवार है, सारे उन्होंने गिनाए और शुरुआत ही कर दी नेहरू गांधी से। अब इसके बाद आप आए अंतिम सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, और लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं बस आपके लिए। ये लिखते हैं, गिवन दैट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आर likely to be insulated from the challenges faced by ordinary people, they are often particularly ill-equipped to respond effectively to their constituents' needs. कि किसी पॉलिटिकल परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसने वो दुश्वारियां देखी ही नहीं जो एक आम आदमी की तकलीफ है, उसने अपने जीवन में कभी उसका अनुभव ही नहीं किया है, इसीलिए वो उनको दूर करने के लिए बिल्कुल इल-इक्विप्ड है। वो सबसे खराब उक्ति होगा अगर आप उससे कहिए कि ये गरीबी दूर करनी है, तो परिवारवाद से जो आदमी आया है वो नहीं कर सकता, उसको गरीबी मालूम ही नहीं है। ये आर्गुमेंट है उनका। रोटी नहीं मिले तो ब्रेड खा लो। हाँ, वही मार्मलेट। फिर उन्होंने कहा कि येट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस चाहे जितनी खराब हो, उसका आंकलन वैसे ही किया जाएगा, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। परिवारवाद को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता हमारे यहां। अब अंत में वो कहते हैं, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया ट्रेडेड डायनेस्टी फॉर मेरिटोक्रेसी। भारत में डायनेस्टी की जगह मेरिटोक्रेसी आना चाहिए। दिस वुड रिक्वायर फंडामेंटल रिफॉर्म्स। और फिर एज लॉन्ग एज इंडियन पॉलिटिक्स रिमेन अ फैमिली एंटरप्राइज, जब तक भारत की राजनीति एक फैमिली एंटरप्राइज है, द ट्रू प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कैन नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड। जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा, सही मायनों में जनता की सरकार नहीं बन सकती। सर, कुछ बच गया है इसके बाद कहने के लिए उनके लिए? देखिए, कुछ नहीं बचा है, और ये तो शशि थरूर है। अब हम तो वो इतने बड़े लेखक नहीं थे, लेकिन 2008 में हमने लगभग यही बात कही थी। इस देश का अद्भुत लोकतंत्र है जहाँ प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहता है, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक, और बेचारा वोटर का बेटा जो है वो हमेशा वोटर रह जाता है। यही हमारे देश का लोकतंत्र है। राहुल गांधी की सिर्फ बात नहीं है, आप जरा उठा करके देखिए कि गांधी नेहरू गांधी डायनेस्टी के खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हुई थी, जो जनता पार्टी के समय जो नारा चला गया था, एंटी डायनेस्टी जो कैंपेन चला था, उसके बाद जो रीजनल पार्टियां आई हैं उनका आप आकलन करके जरा देखिए। आप स्टालिन को आप उठा लीजिए, आप बादल परिवार को उठा लीजिए, आप लालू परिवार को उठा लीजिए, मुलायम परिवार को उठा लीजिए, बीजू जनता दल का कोई वारिस नहीं रहा। ममता बनर्जी को अपने भतीजे पर यकीन है, बाकी और किसी पर यकीन नहीं है। उधर शिवसेना पर आप चले जाइए, शरद पवार पर आप चले जाइए, तमिलनाडु आंध्रा के अंदर चले जाइए, कौन सी ऐसी जगह है जो बचा हुआ है इससे? और ये वाकई एक बिजनेस है, राजनीति इस देश में बिजनेस है। बहुत अच्छा, पहले एक बार मुझे याद है कि 84 का साल होगा, जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो सीनेट में भाषण देने आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के घर पे रहे, डॉक्टर साहब के यहाँ रुके थे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, एक बेटा तो मेरा इंग्लैंड में है, दूसरा जो है वो अमेरिका में है, तीसरा बड़ा आवारा हो गया है, जॉर्ज साहब इसी को किसी तरीके से राजनीति में ले आइए। तो एक वो एक हिस्सा जो आवारा हो गया उसको राजनीति में, जो मैं सच्चाई जो मैं नहीं कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कहा, आप समझ रहे हैं, ये आप ये देख, एक 10 सेकंड आप रुक जाइए, 10 सेकंड। यदि पति मर जाता है तो पत्नी खड़ी हो जाती है, बाप मर जाता है तो उसका बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाता है, बाप का 4 बेटा है तो एक लोकसभा में चला जाता है, एक राज्यसभा में चला जाता है। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें आर्गुमेंट वो ये भी कह रहे हैं कि वैसे ये जो दक्षिण एशिया है, भारत 3 ही देश मानते हैं दक्षिण एशिया में, मुख्य तौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये बीमारी हम सबकी कॉमन है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। उसकी वजह कि हमारे यहाँ पर लाट साहब या सामंती विचारधारा वो लंबे समय तक हमारे ऊपर बड़ी हावी रही है, तो हम बड़ी जल्दी किसी को मसीहा मान लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ज्यादा है।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बुश फैमिली भी रही है, उनके यहाँ भी रही है। नहीं रही है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ जैसा नहीं होना। हाँ, हमारे यहाँ हमारा तो शहर शहर है, शहर शहर गली गली वो लेकिन एक तो शशि थरूर का कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये आर्टिकल लिखना और आर्टिकल की शुरुआत ही नेहरू गांधी खानदान से करना, और इसके बाद क्या भविष्य बच जाता है उनका पार्टी में, ये सवाल का जवाब दे दें संगीत जी। देखिए, शशि थरूर तो खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब वो कांग्रेस का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े, खड़गे सबके खिलाफ चुनाव हारे और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी का मुझे समर्थन नहीं मिला, और उसके बाद लगातार शशि थरूर के जिस तरीके से बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी का जब स्टेज शेयर करते हो, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, फिर उन्हें जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया देश की तरफ से, उसमें सरकार भेजती है, उसके बाद तमाम तरह के जो शशि थरूर के बनाए, तो तय है कि शशि थरूर अब ये बात को मानते हैं कि कांग्रेस में ये उनका अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि वो अभी इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफा देकर चुनाव के नहीं है, वो ये 5-4 साल काटेंगे। कांग्रेस भी जानते हैं कि अभी केरल में चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, हो सकता है उसके पहले शशि थरूर को स्टेप ले, या तो पार्टी छोड़कर केरल की राजनीति में जाने के लिए पार्टी में दबाव बनाए, या कोई दूसरी राजनीतिक दल उन्हें केरल के अंदर राजनीति करने के लिए प्रेरित करे। शशि थरूर अपना भविष्य देख रहे होंगे। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से शशि थरूर के पास कोई बहुत समय नहीं बचा, वो 71 के हो चुके हैं, ये उनका आखिरी कार्यकाल है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में वो किसी और राजनीतिक दल में नजर आ सकते हैं। आप कोई और बड़ा आरोप लगाए बगैर अगर किसी तरीके से चोट पहुंचाना चाहते हैं गांधी फैमिली को, तो क्या लगाएंगे? परिवारवाद पे आरोप लगाएंगे ना, तो वो जो जिस हद तक जा सकते थे चले गए। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ठीक बात कर रहे हैं वो, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो ये सब जान गए। मतलब इसमें तो कोई शशि थरूर जी की भी जरूरत नहीं है कि परिवारवाद को हिंदुस्तान की राजनीति ने और खासतौर से कांग्रेस का जो हाल हुआ, वो उसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने लास्ट में कही, वो हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि अब इस पर जाएंगे तो फिर सब परिवारों की बात होगी, सब परिवारों के नाम आएंगे, सब पार्टियों के नाम आएंगे, है ना। इसको मैं जानना नहीं चाहता। एक कहावत होती है कि जाके पैर ना फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो वो परिवारवाद के लिए सबसे ठीक है, क्योंकि वो जो शशि थरूर कह रहे हैं वो जानते ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, मुश्किल क्या होती है। ये बहुत सारे लोग जो तर्क देते हैं ना कि नहीं लोकतंत्र है, जो भी आ रहा है वो तो जीत कर आ रहा है, लेकिन एक बार टिकट लेकर देखिए, अरे उसके पास सिस्टम है पूरा, एक बना बनाया तंत्र होता है। टिकट तो लेकर देखिए, आप वार्ड मेंबर का टिकट लेकर बता दीजिए यदि आप कार्यकर्ता हो तो, या ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई ले लीजिए, तो वो कितना मुश्किल काम है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो कांग्रेस के रेफरेंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि कृष्णा अलावरू से लालू यादव नाराज हो जाते हैं सपोजिटली, तो आप एक झटके में उनको हटा देते हैं। 50 इलेक्शन पिछले 12 साल में कांग्रेस ने हारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मतलब वो उनको ऑफिशियल मत कहें, लेकिन नेता तो वही है। बिल्कुल है। क्या हुआ है? कोई कार्रवाई हुई है? ठीक है सर, समय चला जाएगा, त्रिपाठी जी का भी इस पर बयान आ जाए। नहीं, देखिए, मैं तो इसमें मतलब सोच रहा था कि अगर वो बयान चल जाता तो फिर हम लोग कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। शशि थरूर जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई है, और हम सबको जरा सोचना चाहिए कि अपने इलाके के सांसद विधायक, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका बेटा, ऐसे ही हम चलते रहते हैं। लेकिन ये साहस होना, ऐसे तो राजे रजवाड़े भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा मैं जानता हूं ये सिस्टम क्या है, प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं। यानी वो आदमी इसको जिस तरह से, जिस वंशवाद को, परिवारवाद को थोड़ा बचा बचा के बोलना चाहिए, उसको वो खुलेआम वाद कर रहा है। और एक बड़ा वर्ग करे देखा, राहुल जी सब जानते हैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, ये वो मानसिकता है। और मुझे लगता है शशि थरूर, आप उनको कुछ भी कह लीजिए कि इस वक्त तो नाराज हैं, किस तरह से हमला कर रहे हैं, लेकिन ये देश को बचाना है, अगर डेमोक्रेसी सही मायने में बचाना है, तो फिर आपको इस वंशवाद से बाहर निकलना है। एक लाइन जोड़, वो जो लास्ट टाइम कहा था ना कि मुगल वंश से बड़ा वंश है गांधी वंश, वही किसने कहा था? ये समीर जी ने कहा था। अरे सर, आपका वाक्य मुगल वंश से बड़ा वंश है गांधी। लंबे समय तक विचार किया जाएगा इस पे।